अध्याय 1881। वो जहर तत्व वाला मार्शल योद्धा नहीं है, लेकिन मैं हूँ। एक प्राचीन बर्फ रन। वान टैंग की आंखों में एक अजीब चमक चमक उठी। जैसे ही गुण बुलबुले उसके दिमाग में विलीन हुए, तत्काल अंतर्दृष्टि सामने आ गई। अजीब बर्फीले नीले पैटर्न उसके दिमाग में उकेर दिए गए, एक अविश्वसनीय रूप से प्राचीन आभा बिखेर रहे थे, जैसे कि उनमें ब्रह्मांड के गहन रहस्य समाहित हों। बर्फ। वान टेन को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह एक और विशेष प्राचीन रून था। पहले उसे प्राचीन बिजली के रून मिले थे और अब उसे प्राचीन बर्फ के रून मिले हैं। वो काफी भाग्यशाली था। प्राचीन बिजली के रूनों के समान प्राचीन बर्फ के रूनों में स्वर्ग और पृथ्वी की रहस्यमय शक्ति थी। प्राचीन बिजली के रून बिजली की शक्ति रखते थे, जबकि प्राचीन बर्फ के रून स्वर्ग और पृथ्वी से अत्यधिक ठंड की शक्ति रखते थे। प्राचीन बर्फ के रून से अंकित सरणी में यह अनोखी ठंडी शक्ति होना स्वाभाविक था। कुछ ही क्षणों में वान टैन को प्राचीन बर्फ के रूनों की गहरी समझ हासिल हो गई थी। कई रून विशेषज्ञों के लिए प्राचीन रून अत्यधिक रहस्यमय और रहस्यमय थे, जिसके कारण उनमें महारत हासिल करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। यहाँ तक कि जब प्राचीन रून उनके सामने थे, तब भी उन्हें समझने और समझने के लिए काफी समय लगाना पड़ा। अधिकांश रून मास्टर्स, जिनमें पर्याप्त प्रतिभा का अभाव था, संभवतः उन्हें पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए। वे ये तो जानते थे कि क्या होगा, लेकिन यह नहीं जानते थे कि क्यों होगा। वे जानते होंगे कि ये प्राचीन रून प्राचीन बर्फ के रून थे, लेकिन वे उस सीमा को पार नहीं कर सकते थे। उनकी दृष्टि धुंध में लिपटी हुई थी और वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हालांकि वान टैंग के लिए इनमें से कोई भी बात चिंता का विषय नहीं थी। उसे केवल विशेषता बुलबुले उठाने की जरूरत थी और वो तुरंत दो अद्वितीय प्राचीन रूनों को पकड़ने में सक्षम था। यदि रून ग्रैंडमास्टर्स वान टैंग को इस बारे में पता चल जाता, तो वे ईर्ष्या से लाल हो जाते। सिर्फ वे ही नहीं, ब्रह्मांड में शायद ऐसे कई रून ग्रैंडमास्टर्स थे जो प्राचीन रूनों को अच्छी तरह नहीं समझते थे। अगर उन्हें पता चले कि वान टैंग, इस अविश्वसनीय रूप से युवा रून ग्रैंडमास्टर ने कई प्राचीन रूनों में महारत हासिल कर ली है, तो वे उसके पास आकर अध्ययन करना चाहेंगे। रून्स के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सदैव आगे रहता है। चूंकि वान टैंग को प्राचीन रून विद्या में महारत हासिल थी, इसलिए वो इस पहलू में उनके शिक्षक थे। एक बार जब प्राचीन रूनों के बारे में खबर फैल गई, तो निस्संदेह ये रून गुरुओं को पतंगों की तरह आग की ओर आकर्षित करेगी। कई रून ग्रैंडमास्टर स्तर पर ही अटके रह गए और कभी उस सीमा को पार नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास प्राचीन रूनों के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं था। उनकी नींव उतनी गहरी नहीं थी और रूनों के बारे में उनकी समझ उतनी गहरी नहीं थी। यद्यपि आधुनिक रूनों ने कई लोगों को रून मास्टर बनने और ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया, लेकिन इससे आगे बढ़ना बेहद कठिन हो गया। इसका मतलब यह नहीं था कि वो प्राचीन रूनों में महारत हासिल किए बिना दहलीज पार नहीं कर सकता था। हालांकि जिन रून गुरुओं ने प्राचीन रूनों में महारत हासिल नहीं की थी, वे निश्चित रूप से अपने आधार और अन्य पहलुओं के संदर्भ में उन लोगों की तुलना में कमजोर थे जिन्होंने प्राचीन रूनों में महारत हासिल की थी। एक रून ग्रैंडमास्टर के लिए, जिसने दिव्य स्तर तक आगे बढ़ने के लिए प्राचीन रूनों में महारत हासिल नहीं की है, उसे साधारण रून मास्टर्स की तुलना में रूनों की अविश्वसनीय रूप से गहन समझ और अधिक रून तकनीकों में निपुणता की आवश्यकता होगी। अन्यथा उस सीमा को पार करने का विचार एक सपना ही बना रहा। वान टैंग को अचानक जिंगवू महाद्वीप के मास्टर गोरलिन का ख्याल आया। मास्टर गोरलिन आधे कदम के ग्रैंडमास्टर स्तर पर थे। उन्होंने दहलीज पार नहीं की थी, लेकिन इस स्तर को हासिल करना पहले से ही काफी उल्लेखनीय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मास्टर गोरलिन के पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत प्रतिभा थी और उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय में खुद को रूनों के क्षेत्र में डुबोया था, जिससे उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक रूनों की समझ मिली। इस तरह वो जिंगवू महाद्वीप जैसे महाद्वीप पर हाफ स्टेप ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसे व्यापक ब्रह्मांड में विशेष रूप से मजबूत नहीं माना जाता था। अतीत में जिंगवू महाद्वीप पृथ्वी की तुलना में अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मांड में जिंगवू महाद्वीप की ताकत बहुत अधिक नहीं थी। वान टैंग को लगा कि उसे जिंगवू महाद्वीप की यात्रा के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। अब जबकि पृथ्वी सही रास्ते पर थी, उसे लगा कि जरूरत पड़ने पर वो जिंगवू महाद्वीप की मदद कर सकता है। आखिरकार वहां कई लोगों ने उनके लिए महत्वपूर्ण उपकार किए थे। वान टैंग विशेष रूप से मास्टर गोरलिन के प्रति आभारी थे। मास्टर गोरलिन ने उसके विकास के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उसका ध्यान रखा था। वो एक ऐसे गुरु थे जिन्हें वो कभी नहीं भूला। अब जब वो बड़ा हो गया था, तो वो निश्चित रूप से अपनी क्षमताओं के अनुसार जिंगवू महाद्वीप को कुछ सहायता प्रदान कर सकता था। बेशक ये भविष्य के लिए विचार थे। वान टैंग ने अपना सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों की गहराई में एक अजीब और गहरा बर्फीला नीला प्रतीक चमकता हुआ दिखाई दिया। वो बर्फीला नीला प्रतीक तुरंत गायब हो गया। वान टैंग ने फिर नीचे देखा। यहाँ प्राचीन बर्फ के रूनों का दिखना एक बात का संकेत था। ये सीलिंग सरणी अत्यधिक शीतलता के बल से संबंधित थी। क्या चतुराई भरा तरीका है।
वांग टैंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो खुद से ही आश्चर्यचकित हो गया। बर्फीले सीन रहित ड्रैगन को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक शीतलता की शक्ति का उपयोग करते हुए एक व्यूह रचना की व्यवस्था करने के लिए जिस व्यक्ति ने यह व्यूह रचना की थी वो या तो अत्यंत आश्वस्त था या फिर उसका तरीका अपरंपरागत था। सामान्यतः जब बर्फीले सीन रहित ड्रैगन की बर्फीली शक्ति का मुकाबला करने की बात आती है तो पहली बात जो रनमास्टर सोचता है वो बर्फ आधारित के बजाय अग्नि आधारित व्यूह का उपयोग करना है। हालांकि जिस व्यक्ति ने ये सरणी बनाई उसने आदर्श के विरुद्ध जाने का विकल्प चुना। यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण रून मास्टर हासिल कर सके। वांग टैंग ने अपने गुण बोर्ड को देखा। प्राचीन रून 1230 3000 अच्छी तरह से ज्ञात। वांग टैंग की सदियों पुराने शिलालेखों पर महारत थोड़ी बढ़ गई थी। ये बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन प्राचीन बर्फ के रन के रहस्य उद्घाटन बेहद मूल्यवान थे। बर्फीले सीन रहित ड्रैगन लगातार वांग टैंग पर नजर रख रहा था। वो उत्सुक थी कि क्या वांग टैंग संयोग से यहाँ रुक गया था या उसने सच में सील सरणी में दरार देखी थी। यदि उसने सचमुच दरार ढूंढ ली थी तो शिलालेखों के संबंध में उसका ज्ञान एक मानव के लिए काफी उन्नत था। वांग टैंग को नहीं पता था कि आइसिट क्या सोच रहा था। प्राचीन बर्फ के रूनों की अपनी बढ़ी हुई समझ के साथ उसे दरार को बड़ा करने में अधिक विश्वास था। गे वहीं बैठ गया जहां वो था, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने आध्यात्मिक शरीर से बाहर निकालकर बर्फ की परत के नीचे फैला दिया। आइसिट को अचानक एक विचार आया। वह वांग टैंग के कंधे पर खड़ी हो गई और उसे परेशान नहीं किया। जैसे ही सीलिंग सरणी बर्फ की परत में प्रवेश कर गई वांग टैंग की आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत उस पर सूक्ष्म दरार का पता लगा लिया। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह व्यूह रचना बहुत शक्तिशाली थी। यहां तक कि बर्फीले सीन रहित ड्रैगन जैसा प्राणी भी इतने वर्षों के बाद केवल एक उंगली के आकार की दरार ही बना पाया था। संपूर्ण संरचना बरकरार रही, केवल एक छोटी सी दरार रह गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वांग टैंग उसकी आत्मा के टुकड़े को मिटाना चाहता था तो आइसिट इतनी चिंतित थी। यदि वो ऐसा होता तो संभवतः उसकी प्रतिक्रिया कुछ अलग नहीं होती। अनगिनत सालों तक फंसे रहने के बाद उसने आखिरकार एक दरार बनाई और अपनी आत्मा का एक टुकड़ा बाहर निकाला, लेकिन किसी ने उसे मिटाने की कोशिश की। कोई भी ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब उसे आइसिट का अधिकारपूर्ण रवैया याद आया, जब उसने पहले मास्टर चिल्लाया था, तो वो मन ही मन हंस पड़ा। दिलचस्प, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? आइसिट ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि यह इंसान उसका मजाक उड़ा रहा है। कुछ नहीं, मुझे परेशान मत करो, मैं उस दरार को बड़ा करने पर काम कर रहा हूं। वांग टैंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने गंभीरता से कहा। आइसिट, वांग टैंग ने राहत की सांस ली और खुद को एक बार फिर पास में मौजूद इंटरैक्टिव रून्स को खोजने के काम में लगा दिया। दरार को प्राकृतिक रूप से चौड़ा करने के लिए उसे बस इनमें से कुछ रून्स के संचालन को रोकना था। हालांकि उसे ये सुनिश्चित करना था कि इन रूनों को रोकने से दूसरों के संचालन पर कोई असर न पड़े, अन्यथा पूरी व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। उसे आइसिट को इतनी जल्दी बाहर नहीं आने देना चाहिए था। वह अभी भी बहुत कमजोर था। अगर वह अब बाहर आ जाए तो वांग टैंग उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। आध्यात्मिक अनुबंध के बावजूद दूसरे पक्ष के लिए कुछ भी करना कठिन था, इसलिए उसे अभी आज्ञाकारी रूप से अपने अधीन रखना ही बेहतर था। वांग टैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सीलिंग सरणी को सावधानीपूर्वक स्कैन किया। उसे ये तय करने से पहले कि कौन से रूनों को रोकना है, पूरी सरणी की संरचना को अच्छी तरह से समझने की जरूरत थी। समय बीतता गया और कई घंटे बीत गए। आइसिट कुछ हद तक अधीर हो रहा था। इस इंसान को इतना समय क्यों लग रहा था? क्या वो ऐसा करने में सक्षम भी था? दुर्भाग्यवश उस समय वांग टैंग की आंखें बंद थी और वो सीलिंग में पूरी तरह से डूबा हुआ था। आइसिट उसे परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो समझती थी कि जब रनमास्टर काम कर रहे हो तो उन्हें बाधित नहीं किया जा सकता। ये सामान्य ज्ञान था। अचानक नीचे की बर्फ की परत हिलने लगी, जिससे चटकने जैसी आवाजें आने लगी, मानो कुछ टूट रहा हो। आइसिट की आंखें चमक उठी। सफलता। उसके हृदय की गहराइयों से खुशी की एक लहर उमड़ पड़ी और वह उसे रोक न सकी। वांग टैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, राहत महसूस की। इस सरणी का आकार उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। सिर्फ एक बार इसे देखने में ही उसे कई घंटे लग गए। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि ऐसी व्यवस्था किसने स्थापित की है। वांग टैंग ने अपने चारों ओर नजर घुमाए और बर्फ पर तैरते कुछ बुलबुले देखे। जब उसने रन रोके तो वे गिर गए होंगे। उन्हें लाओ। प्राचीन बर्फ रून तारांकन 20। प्राचीन बर्फ रून तारांकन 3-5। प्राचीन बर्फ रून तारांकन 30। अल्पविराम। हो, यह पहले से भी ज्यादा है। वांग टैंग आश्चर्यचकित था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि प्राचीन बर्फ के रूनों पर उसकी महारत में काफी सुधार हुआ है। थोड़ा पीछे हटो। उसी समय आइसिट की ठंडी आवाज अचानक गूंजी। वांग टैंग ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया।
उसने सिर हिलाया और तैरता हुआ चला गया। धमाका। जैसे ही वांग टेंग वहां से गया, एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। उसके सामने बर्फ की परत के नीचे प्रकाश का एक छोटा सा सुनहरा स्तंभ अचानक उभरा, जो सीधे सींग रहित बर्फ ड्रैगनपल के गुंबद की ओर जा रहा था। गर्जन। आइसीथ की आत्मा का टुकड़ा सुनहरी रोशनी में नहा उठा और कुछ उत्तेजित गर्जना करने लगा। वांग टेंग की नजरें चमक उठी क्योंकि उसने साफ तौर पर महसूस किया कि वह मजबूत हो रही है। उसने तुरंत अपनी असली आंख सक्रिय की और देखा कि उसकी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव स्वर्ग के स्तर तक पहुंच गई थी। ये धीरे धीरे रुक गया और अंत में स्वर्ग के स्तर के शिखर पर रुक गया। स्वर्ग लोक की आत्मा। वांग टेंग ने अपने दिल में दोहराया। स्वर्ग के चरण के चरम पर आइसीथ सींग रहित आइस ड्रैगन पल की शक्ति का एक हिस्सा इस्तेमाल कर सकता था। यह स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धाओं को प्रभावित करने में सक्षम था। सामान्य लोग सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती की ठंडक का सामना नहीं कर पाएंगे। अतीत में अराजक दरार में प्रवेश करने वाले तार्किक अकादमी के छात्र स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा थे और उन्होंने सींग रहित बर्फ ड्रैगन पल की ठंडी आभा का विरोध करने के लिए संघर्ष किया था। उस समय आइसीथ की आत्मा का अंश केवल ब्रह्मांड स्तर पर था और वह पहले से ही स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को केवल सींग रहित आइस ड्रैगन पल की प्राकृतिक ठंडी आभा के कारण चुनौती का अनुभव करा सकती थी। अब की तो बात ही छोड़िए। सामने स्थित प्रकाश का सुनहरा स्तंभ अचानक रुक गया और आइसीथ का उत्साह घटते ज्वार की तरह शांत हो गया। उसने सोचा कि वह ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच सकती है, लेकिन वह स्वर्ग स्तर के शिखर पर ही रुक गई। न यहां होने की अनुभूति और न ही वहां होने की अनुभूति ने उसे लगभग पागल बना दिया। आइसीथ दौड़कर आया और गुस्से से पूछा, मानव, ये केवल इतना ही क्यों है? क्यों? क्षमा करें, मेरी क्षमताएं सीमित हैं। वांग टेंग ने आइसीथ के गुस्से को दिल पर न लेते हुए हल्के से मुस्कुराया। जवाब देते समय उसके चेहरे पर अभी भी एक भोली भाली मुस्कान थी। तुमने ये जानबूझकर किया? आइसीथ ने वांग टेंग की आंखों में स्थिर दृष्टि से देखा। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। क्या तुमने नहीं देखा कि इस दरार को खोलने में मुझे कई घंटे लग गए? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, निराशा से आह भरी, और कहा, मैं यहाँ कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इसकी सराहना नहीं करते। आइसीथ ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। उसे थोड़ी अनिश्चितता महसूस हुई। क्या उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था? उसकी अभिव्यक्ति नकली नहीं लगती? वांग टेंग चुपके से मुस्कुराया। इस बर्फीले सींग रहित ड्रैगन को धोखा देना बहुत आसान था। हालांकि उसने झूठी ईमानदारी से उसे शांत करने का नाटक किया और कहा, चिंता मत करो, भविष्य में जैसे जैसे मेरी रून महारत में सुधार होगा, मैं दरार को बड़ा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे आशा है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो। आइसीथ ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाते हुए ठंडी सांस ली। वांग टेंग को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने एक पल के लिए उसे देखा। उसने पाया कि आइसीथ की आत्मा का टुकड़ा बड़ा और अधिक ठोस हो गया था। ओह ठीक है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या? आइसीथ ने अधीरता से उत्तर दिया। इस सीलिंग सरणी का निर्माण किसने किया? वांग टेंग ने पूछा। एक बूढ़ा आदमी। आइसीथ को कुछ अप्रिय यादें याद आईं और उसने ठंडी सांस ली। दिव्य स्तर के रून गुरु। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए उसकी आवाज में गहरी नाराजगी महसूस की। वह आगे पूछने से खुद को रोक नहीं सका। लगभग। आइसीथ की आंखों में भय की चमक थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, लगभग दिव्य स्तर पर। वांग टेंग ने चौंक कर कहा, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं। इसमें इतना प्रभावशाली क्या है? वह तो शायद बहुत पहले ही मर चुकी है, आइसीथ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या होगा अगर वह अभी भी जीवित है? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा। उसका आत्मविश्वास थोड़ा कम करना चाहता था। आइसीथ ने कहा, असंभव। जब उन्होंने ये संरचना स्थापित की थी, तब वह अपने अंतिम चरण में थी। ओह! वांग टेंग उत्सुक हो गया। रून मास्टर ने फिर भी आइसीथ को सील कर दिया, भले ही वह मरने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि आइसीथ को सील करना उतना आसान नहीं था जितना सतह पर दिखाई दे रहा था। इसमें कुछ छिपे हुए रहस्य शामिल हो सकते हैं, लेकिन आइसीथ के वर्तमान रवैये को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह उन्हें उजागर नहीं करेगी। इसलिए उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। उसने एक क्षण सोचा और फिर पूछा, क्या तुमने वह बर्फीली धुंध पी ली है जिससे मैंने पहले सींग रहित बर्फीले ड्रैगन मोती को ढक दिया था? ये नेदर फ्रॉस्ट है ना? तुम्हें ये कहां से मिला? आइसीथ को नेदर फ्रॉस्ट में दिलचस्पी लग रही थी। उसने मुड़कर पूछा, मैंने इसे कहां से प्राप्त किया, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। बस मुझे बताएं, क्या यह आपके साथ विलय कर सकता है? वांग टेंग ने पूछा। विलय? आइसीथ ने हंसते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हालांकि नेदर फ्रॉस्ट सभ्य है, लेकिन यह मेरे साथ विलय करने के योग्य नहीं है। फिर तुमने इसे क्यों निगल लिया? वांग टेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। आइसीथ की आंखों में शर्मिंदगी की झलक दिखाई दी। उसने तसुंडेरे अंदाज में कहा, कुछ चीजें भले ही बहुत स्वादिष्ट न हो, फिर भी मेरी प्यास बुझा सकती हैं।
वांग टेंग कोष्टक अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। नेदर फ्रॉस्ट एक विशेष बर्फ तत्व था, लेकिन वह इसका उपयोग अपनी प्यास बुझाने के लिए करती थी। तुम इतने अहंकारी कैसे हो सकते हो? वांग टेंग ने अपनी आंखों के कोने से आइसीथ को देखा। तुम किस तरह की बर्फ के साथ विलीन हो सकती हो? आइसीथ ने उत्तर दिया, कम से कम ये दिव्य ज्वाला के स्तर पर होना चाहिए। वांग टेंग दिव्य ज्वाला का स्तर। इस प्राणी ने जरूर कुछ पूछने की हिम्मत की। क्या उसे अपनी जीभ निगलने का डर नहीं था? नेदर फ्रॉस्ट पहले से ही एक अत्यंत दुर्लभ और असामान्य वस्तु थी, दिव्य ज्वाला के स्तर की तो बात ही छोड़िए। वे असाधारण रूप से दुर्लभ थे। यहां तक कि विशाल ब्रह्मांड में भी उन्हें अत्यंत दुर्लभ माना जाता था। वांग टेंग के पास अनेक दिव्य ज्वालाएं थीं। यदि उनमें गुण प्राप्त करने की क्षमता न होती, तो वह कभी भी इतनी सारी ज्वालाएं प्राप्त नहीं कर पाता। उनमें से 2 तो पुनर्तः गुण ग्रहण करके प्राप्त किए गए थे। नेदर फ्रॉस्ट को भी विशेषता अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त किया गया था। आमतौर पर मार्शल योद्धा नेदर फ्रॉस्ट को नेदर वर्ल्ड जायंट पायथन की मृत्यु से प्राप्त नहीं कर सकते थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। केवल दिव्य ज्वालाएं ही मेरी मुख्य आत्मा को सहन कर सकती हैं। नेदर फ्रॉस्ट जैसी वस्तुओं को केवल मैं ही खा सकता हूं, आइसिथ ने शांति से उत्तर दिया। ठीक है, तुम कमाल हो, ठीक है। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसी वस्तुएं कहाँ मौजूद हैं? आइसिथ ने वांग टेंग की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और पूछा, तुम्हें पता है? वांग टेंग ने पूछा। बेशक, आइसिथ ने गर्व से अपना सिर उठाया। चलो, तुम अब जवान नहीं रहे। तुम इतने सालों से सीलबंद हो। अगर तुम्हें पता भी है, तो शायद वह चला गया है, वांग टेंग ने कहा। आइसीथ की अभिव्यक्ति जम गई। अब जवान नहीं रहा। आप किसे बूढ़ा कह रहे हैं? आइसीथ ने गुस्से से वांग टेंग को घूरते हुए कहा। क्या आप गलत चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं? वांग टेंग अवाक रह गया। क्या वे दुर्लभ वस्तुओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे? वे अचानक उम्र के बारे में क्यों बात करने लगे? ऐसा लगता था कि चाहे वे किसी भी प्रजाति की हो, अगर वे मादा हैं तो वे हमेशा अपनी उम्र के प्रति संवेदनशील रहेंगी। उफ, वह पहले से ही इतनी बूढ़ी थी, लेकिन उसने दूसरों को कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दी। मैं तुम्हें अपनी बात फिर से कहने का मौका देती हूँ, आइसिथ ने ठंडे स्वर में कहा। एक बार फिर उसने अपनी शान दिखाई, जिससे उसकी ओर सीधे देखना असंभव हो गया। खांसी, मैंने सुना है कि ड्रैगन की उम्र लंबी होती है। तुम्हारे चिकने बालों को देखकर लगता है कि तुम शायद किशोर हो। वांग टेंग के दिल में सिहरन-सी महसूस हुई। उसने अपना गला साफ किया, अपनी ठुड्डी को सहलाया और गंभीरता से कहा, तुम मुश्किल से पास हुए। आइसीथ ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, हालांकि एक बात में तुम सही हो। हॉर्नलेस ड्रैगन रेस का जीवन काल बहुत लंबा है। मुझे युवा माना जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? आप जो भी कहते हैं वह सही है। वांग टेंग बहस नहीं करना चाहता था। वह ऊपर से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रहा हो, तुम बिल्कुल सही हो। लेकिन अंदर ही अंदर वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि वह युवा होने का नाटक कर रही थी, जबकि वह कई वर्षों से इस दुनिया में थी। अगर और कुछ नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा। वांग टेंग जाने के लिए तैयार हो गया। इस मादा ड्रैगन से निपटना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। यदि वो इतनी शक्तिशाली न होती, तो वो इतना मिलनसार न होता। क्या तुम सच में उस जगह के बारे में नहीं जानना चाहते? आइसीथ ने पूछा। ऐसी जगहें जहां खगोलीय खजाने मौजूद होते हैं, आमतौर पर बेहद गुप्त होती हैं। हजारों या लाखों साल बाद भी उन्हें शायद कोई खोज न पाए। वांग टेंग ने अपने कदम रोक दिए। आइसीथ ने जो कहा वह समझ में आया। वे स्थान जहां खगोलीय खजाने पाए जाते थे, आमतौर पर बहुत छिपे हुए होते थे और केवल वे ही उन तक पहुंच सकते थे जिनके पास गहन अवसर थे। वे अभी भी मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा सुनने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी पार्टी अभी भी सीलबंद थी। उसे भरोसा नहीं था कि दूसरी पार्टी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो वह पीछे मुड़ा और बोला, ठीक है, मुझे स्थान बताओ और जब अवसर मिलेगा तो मैं देख लूंगा। आइसीथ ने कुछ भी नहीं छिपाया और वांग टेंग के पास उड़ गई। उसने अपना सिर उसके माथे से छुआ, जिससे ब्रह्मांड का नक्शा सीधे उसके दिमाग में चला गया। ये स्टेलर अकादमियों से काफी दूर है। वांग टेंग ने बुदबुदाया। तुमने क्या कहा? तुम तो महान अकादमियों से हो। आइसीथ दंग रह गया। ये सही है, मैं स्टेलर अकेडमी का छात्र हूँ। क्या गड़बड़ है? वांग टेंग ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम स्टेलर अकादमियों के छात्र होगे। 7 स्टेलर अकादमियां लंबे समय से अस्तित्व में हैं, आइसीथ ने पुरानी यादों से भरी एक अर्थपूर्ण नजर से उत्तर दिया। आपने भी स्टेलर अकादमियों के बारे में सुना होगा। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। आइसीथ को अनगिनत सालों तक कैद में रखा गया था, फिर भी वह अभी भी स्टेलर अकादमियों के बारे में जानती थी। ऐसा लगता था कि अकादमी का प्राचीन इतिहास वास्तव में कल्पना से परे था। मैंने तुम्हें पहले ही स्थान बता दिया है। अब जल्दी करो और चले जाओ, आइसीथ ने वांग टेंग को खारिज कर दिया।
तुम निर्दयी हो। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। बस जल्दी से उस जगह जाओ। मुझे एक शरीर की जरूरत है। अभी मैं सींग रहित आइस ड्रैगन पल के साथ जुड़ गया हूं और एक आत्मा के समान एक तरह की इकाई बन गया हूं। केवल दिव्य खजाने प्राप्त करके और उनके साथ विलय करके ही मैं एक अलग तरह का शरीर प्राप्त कर सकता हूं। आइसिथ की आवाज उसके पीछे से आई। ठीक है। वांग टेंग एक क्षण के लिए रुका और सिर हिलाया। अगले ही क्षण उसका अलौकिक रूप एक सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो गया और सींग रहित बर्फीले ड्रैगन मोती में लुप्त हो गया तथा अपने भौतिक शरीर में वापस लौट आया। वांग टेंग, क्या तुम ठीक हो? राउंड बॉल बहुत देर से इंतजार कर रही थी। आखिरकार जब वांग टेंग वापस आया तो उसने राहत की सांस ली। मैं ठीक हूँ। वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सींग रहित आइस ड्रैगन पल को अपने पास रख लिया। उसने अपना सिर हिलाया। कैसा है? राउंड बॉल ने पूछा। हो गया। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने राउंड बॉल को स्टार चार्ट दिया और कहा, इस स्थान की जांच करें। मैंने सुना है कि वहां बर्फ तत्व का आकाशीय खजाना हो सकता है। बर्फ तत्व आकाशीय खजाना। राउंड बॉल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और पूछा, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? उस बर्फीले ड्रैगन ने मुझे बताया। मेरा उससे संपर्क था, वांग टेंग ने उत्तर दिया। राउंड बॉल ने कहा, क्या वाकई आपका इससे संपर्क हुआ है? ये बहुत खतरनाक है। ये हॉर्नलेस आइस ड्रैगन पल के भीतर समाया हुआ है, इसलिए इसका मतलब है कि यह बहुत शक्तिशाली है। तुम सही हो। ये कम से कम एक दिव्य स्तर की उपस्थिति है। वांग टेंग ने एक कड़वी मुस्कान दी। दिव्य स्तर। राउंड बॉल चकित था। यह दिव्य स्तर की उपस्थिति है। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अगर यह इतना शक्तिशाली है तो आप इसके साथ इतनी आसानी से कैसे संवाद कर सकते हैं? वांग टेंग ने बताया, इसे बहुत लंबे समय तक नियंत्रित रखा गया और समझौता करना पड़ा। इसके अलावा अगर यह सहयोग न भी करे तो भी यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राउंड बॉल ने गहरी सोच में सिर हिलाया। बाहर जाने का समय हो गया है। वांग टेंग खड़ा हुआ, आलस से खींचा और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने पूछा, क्या पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी घटना हुई है? कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, वैसे आप मुझे पाकर परिवार के लैंडन पर नजर रखने के लिए कह रहे थे। मैंने देखा कि उसने हाल ही में एक मिशन स्वीकार किया है और वह स्टेला अकादमी छोड़ने वाला है। राउंड बॉल के स्वर्ग स्तर पर पहुंचने के बाद वह अकादमी के नेटवर्क में घुसने और छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम हो गया। एक मिशन स्वीकार कर लिया। वांग टेंग थोड़ा हैरान हुआ। खेती के क्षेत्रों में खेती करने के अलावा स्टेला अकादमियों के छात्रों के पास अपनी क्षमताओं को मजबूत करने का एक और तरीका था। वह था मिशन के माध्यम से। मिशन पूरा करना खुद को परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से निखारने जैसा था। एक योद्धा की इच्छाशक्ति, युद्ध कौशल और बहुत कुछ को मजबूत करने का एक तरीका। ये खेती के क्षेत्रों में अभ्यास करने से भी बेहतर था। इसके अतिरिक्त इसने छात्रों को अनकर्जित करने की अनुमति दी, जिससे यह आत्म सुधार के लिए एक उत्कृष्ट तरीका बन गया। इसलिए कई छात्रों ने अभ्यास करने के लिए अकादमी में ही रहने के बजाय मिशनों पर जाने के लिए अस्थायी रूप से अकादमी छोड़ने का विकल्प चुना। बेशक अकादमी आमतौर पर यह सिफारिश करती थी कि छात्र मिशन शुरू करने से पहले कम से कम 6 महीने तक अभ्यास करें, क्योंकि इससे उनके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि वांग टेंग को आश्चर्य हुआ कि लैंडन अब बाहर जा रहा था। हालांकि अब लैंडन जा रहा था, जिससे वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। क्या तुम्हें पता है कि वह कहां जा रहा है? वांग टेंग ने चमकती आंखों से पूछा। राउंड बॉल ने कहा, यह एक परीक्षण स्थल है जिसे 7 तारकीय अकादमियों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। इसे स्कॉर्पियन किंग स्टार कहा जाता है। बिच्छू राजा सितारा। वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा, यह नाम ऐसा क्यों लगता है? क्या यह अनोखा नहीं है? राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले इस पर शोध किया था। स्कॉर्पियन किंग स्टार काफी अनोखा है क्योंकि यह अनगिनत जहरों से भरा ग्रह है। मुझे यकीन नहीं है कि लैंडन ने वहां एक मिशन पर जाने का फैसला क्यों किया, जबकि वह एक जहर तत्व मार्शल योद्धा नहीं है। अनेक विषयों से भरा हुआ ग्रह। वांग टेंग मुस्कुराया। वह विष तत्व योद्धा नहीं है, लेकिन मैं हूं। बिच्छू राजा स्टार। यह एक छोटी सी दुनिया थी जिसे 7 तारकीय अकादमियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। कहा जाता है कि यह छोटी सी दुनिया एक बहुत शक्तिशाली प्राणी द्वारा छोड़ी गई थी। उस प्राणी की मृत्यु से पहले उसने अपनी पॉकेट दुनिया को खुद से अलग कर दिया, जिससे वह ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से तैर सके। आखिरकार इसे स्टेला अकादमियों के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने खोज लिया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। विश्व शरण विश्व। ये था उस छोटी सी दुनिया का नाम। 7 तारकीय अकादमियों ने विश्व शरण विश्व पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद इसे अपने छात्रों के लिए परीक्षण स्थान के रूप में विकसित किया। बदले में बिच्छू राजा तारा, जहर क्षरण दुनिया के भीतर विशाल ग्रहों में से एक था, जो अनगिनत जहरीले जीवों से भरा हुआ था और जहर बल से संतृप्त था। यह जहरीले जीवों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है।
दूसरे शब्दों में, बिच्छू राजा तारा वास्तव में एक अनोखा विष तत्व ग्रह था। यहाँ तक कि मूल ब्रह्मांड में भी ऐसे ग्रह अत्यंत दुर्लभ हैं और यदाकदा ही देखे जाते हैं। हालांकि विश्व अपर्दन विश्व में बिच्छू राजा तारे जैसे कई और ग्रह थे, जिनमें से कुछ विषाक्तता की दृष्टि से और भी अधिक भयानक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विष क्षरण विश्व का पूर्व मालिक एक अत्यंत शक्तिशाली विष तत्व मार्शल योद्धा था, जिसने अपनी दुर्जय शक्ति का उपयोग विषैले जानवरों और विष शक्ति से भरी इस विशेष दुनिया को विकसित करने के लिए किया था। ये जानने पर कि लैंडन स्कॉर्पियन किंग स्टार की ओर जाने वाला है, वांग टेंग तुरंत उसका पीछा करना चाहता था। सबसे पहले वह देखना चाहता था कि लैंडन क्या कर रहा है। दूसरा, वह अपनी जहरीली शक्ति को विकसित करना चाहता था। ऐसा अनोखा प्रशिक्षण स्थान अत्यंत दुर्लभ था और वांग टेंग इसे चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वांग टेंग तुरंत बाहर आए और राउंड बॉल के मार्गदर्शन में अकादमी के आंतरिक वेब तक पहुंच बना ली। अकादमी के नेटवर्क के अंदर कई प्रकार की श्रेणियां थीं, जिनमें ट्रेजर पवेलियन, टास्क असाइनमेंट सेंटर आदि शामिल थे। वांग टेंग ने सीधे टास्क असाइनमेंट सेंटर पेज पर क्लिक किया और असाइनमेंट की पंक्तियां दिखाई दी। इन कार्यों को भी वर्गीकृत किया गया था तथा प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों की एक श्रृंखला थी, जिन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता था। नीचे स्क्रॉल करें। बिच्छू राजा स्टार के लिए कार्य नीचे हैं। राउंड बॉल ने निर्देश दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और टास्क लिस्ट को स्क्रॉल किया। जल्द ही उसने अपनी आंखों के सामने बिच्छू राजा सितारा शब्द देखा। मुझे यह मिला। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उन्होंने तुरंत उस पर क्लिक कर दिया, जिससे बिच्छू राजा स्टार से संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला सामने आ गई। 300 अंक के लिए 300-500 साल पुराने जहरबान पौधे एकत्र करें। 1500 अंकों के लिए 500-1000 साल पुरानी हॉटब्रेक वाइन्स इकट्ठा करें। अल्पविराम 50 मध्य स्तरीय शाही स्तर के विष तत्व वाले तारा जानवरों, ब्लैकटूथ थॉर्न किरणों को 5000 अंकों के लिए पकड़ें। 5 उच्च स्तरीय शाही स्तर के विष तत्व वाले तारा जानवरों, एमरल्ड आई स्कॉर्पियंस को पकड़कर 100,000 अंक प्राप्त करें। अल्पविराम 30,000 अंकों के लिए उच्च स्तरीय शाही स्तर के विष तत्व सितारा जानवर, ब्लैक मैंड पायथन से जहर की 3 शीशियां प्राप्त करें। अल्पविराम एक के बाद एक कार्य सामने आते गए, जिससे वांग टेंग अभिभूत हो गया। वे बहुत अधिक संख्या में थे। वांग टेंग ने कहा, केवल बिच्छू राजा स्टार के लिए ही सैकड़ों से लेकर दसियों हजार अंकों तक के पुरस्कार वाले कार्य थे। वांग टेंग ने जो मिशन देखे थे, उनमें से एक मिशन था उच्च स्तरीय शाही स्तर के विष तत्व वाले स्टार जानवर, ब्लैकमैन एनाकोंडा से 30,000 अंकों के लिए जहर की 3 शीशियां प्राप्त करना। वांग टेंग को अंततः समझ में आ गया कि 30,000 अंक प्राप्त करना कितना कठिन था। ब्लैकमैन पाइथन कोई साधारण सितारा जानवर नहीं था। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जहरीला सितारा जानवर था जो दुर्जय और घातक होने के लिए जाना जाता था। कार्य में निर्दिष्ट किया गया था कि उसे उच्च स्तरीय शाही स्तर के ब्लैक मैन पाइथन से विष प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिससे यह और भी कठिन हो गया। हालांकि वांग टेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो, एक विष प्रकार के मार्शल कलाकार और एक उन्नत चरण विष मास्टर के रूप में। चाहे वह विष तत्व वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हो या विष तत्व वाले तारा जानवर, उनके प्रति उनकी गहरी प्रशंसा थी। पूरे इतिहास में दवा और जहर के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली रही हैं। अगर कोई व्यक्ति चिकित्सा के सिद्धांतों को समझे तो जहरीली जड़ी बूटियों के साथ साथ गैर जहरीली जड़ी बूटियों का भी जीवन को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंतर उनके अंतर्निहित विषैले गुणों में निहित है। चाहे वह कीमिया या विष संबंधी प्रयासों के लिए हो, वांग टेंग जानता था कि वह स्कॉर्पियन किंग स्टार पर संसाधनों से बहुत लाभ उठा सकता है। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ तारे को जानने की उनकी इच्छा प्रबल होती गई। क्या आपको लगता है कि लैंडन किसी विष तत्व आध्यात्मिक जड़ी बूटी के लिए स्कॉर्पियन किंग स्टार के पास गया था? वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और पूछा। उसे अचानक एक विचार आया। क्या आप ये कह रहे हैं कि वह ग्रे व्हाइट क्षेत्र जा रहा है? राउंड बॉल भी समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी। ये बहुत संभव है, अन्यथा मैं कोई कारण नहीं सोच सकता कि वह बिच्छू राजा स्टार जैसे विष तत्व वाले ग्रह पर क्यों जाएगा। उसकी क्षमताओं को देखते हुए यह उसके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, वांग टेंग ने सोचा। हमारे लिए बिच्छू राजा स्टार पर जाने का और भी कारण है। राउंड बॉल की आंखें चमक उठी। इसने वांग टेंग से आग्रह किया, वांग टेंग, जल्दी करो और कुछ काम चुनो। चलो बिच्छू राजा स्टार पर चलते हैं। हम लैंडन को भागने नहीं दे सकते। चिंता मत करो, वह भाग नहीं पाएगा, वांग टेंग ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा और फिर स्क्रीन पर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कुछ कार्यों का चयन करना शुरू कर दिया। 1 मिनट रुको, क्या तुम पागल हो? तुमने इतने सारे काम चुन लिए हैं। राउंड बॉल ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और कहा। पलक झपकते ही वांग टेंग ने कम से कम 30 से 40 काम चुन लिए थे। यह पागलपन था। मैं इतनी दूर से आया हूं। अधिक अंक अर्जित करने के लिए मुझे और अधिक कार्य करने चाहिए, वांग टेंग ने उदासीनता से कहा।
चलो, अगर ऐसा है भी तो भी तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो। तुमने व्यवहारिक रूप से सभी उपलब्ध कार्यों का चयन कर लिया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मत भूलना, राउंड बॉल ने उसे याद दिलाया। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं नहीं भूलूंगा, वांग टेंग ने बार बार सिर हिलाया। कुछ ही समय में उन्होंने सभी कार्यों का चयन कर लिया, जिनमें से अधिकांश के बारे में उनका मानना था कि वे उनकी क्षमता के भीतर थे और अधिक कठिन नहीं थे। इस यात्रा से उसे काफी अंक मिलेंगे। कौन जानता है, हो सकता है कि वह दिव्य स्तर का हथियार खरीदने के लिए पर्याप्त अंक भी एकत्र कर ले। वह बस इसके बारे में सोचकर ही खुश हो गया। इस समय वांग टेंग की कलाई घड़ी पर एक संदेश भेजा गया। राउंड बॉल की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। क्या हुआ? वांग टेंग खुद को रोक नहीं सका और पूछा। आप स्वयं देख लीजिए। राउंड बॉल ने संदेश खोला और उसे उनके सामने हवा में उछाल दिया। संदेश की सामग्री तुरंत वांग टेंग की आंखों के सामने आ गई। छात्र वांग टेंग, आपने जो कार्य चुने हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। कठिनाई का स्तर दुर्लभ स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें मृत्यु दर 80% है। हम आपको दृढ़ता से पुनर्विचार करने की सलाह देते हैं। अपने जीवन के साथ मत खेलो। इसके अलावा अकादमी यह सिफारिश करती है कि प्रत्येक नए छात्र को बाहरी मिशन पर जाने से पहले कम से कम 6 महीने तक इंतजार करना चाहिए। OTTO। वांग टेंग ने पत्र पढ़ना समाप्त किया और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बच्चा है जिसे उसके माता पिता ने उस समय पकड़ लिया था जब वह खेलने के लिए बाहर जाना चाहता था। यह अकादमी काफी मानवीय है। उसने राउंड बॉल की ओर देखा और अजीब तरह से हंसा। हा। राउंड बॉल अंततः हंस पड़ा। उसे यह स्थिति अविश्वसनीय रूप से मनोरंजक लगी। वांग टेंग, जो आमतौर पर अपनी मर्जी से काम करता था, को अकादमी से इस तरह की चेतावनी मिली थी। उसके कुछ शर्मिंदगी भरे चेहरे को देखकर राउंड बॉल उसे हास्यास्पद मानने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, ठीक है, हंसना बंद करो, वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा। खांसी। राउंड बॉल ने अपना गला साफ किया और गंभीर होते हुए कहा, जिस बारे में बात कर रहा हूं, अकादमी की चेतावनी बेवजह नहीं है। 80% मृत्यु दर कोई मजाक नहीं है। मुझे पता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अकादमी वास्तव में मेरी असली ताकत को नहीं समझती है। क्या आपको लगता है कि मैं स्वेच्छा से मौत के जाल में फंस जाऊंगा? वांग टेंग ने जवाब दिया। यह सच है, राउंड बॉल ने अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए कहा, कुछ उलझन में लग रहा था। आप सबसे कम पूर्वानुमानित व्यक्ति हैं। अगर हालात बहुत खराब हो गए, तो भी हमारी मदद के लिए एलिजाबेथ और अन्य लोग मौजूद हैं। मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करना कोई समस्या नहीं होगी, वांग टेंग ने आश्वस्त किया। तुम धोखा दे रहे हो। राउंड बॉल अवाक रह गया। कोई नहीं जानता, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। यह आप पर निर्भर है। राउंड बॉल ने अपना हाथ हिलाया। वांग टेंग ने हंसते हुए जिज्ञासा से पूछा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन कार्यों की रेटिंग होगी। राउंड बॉल ने बताया, हाँ, उन्हें कठिनाई के आधार पर सामान्य, कठिन, दुर्लभ, नरक और मृत्यु स्तर में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या कोई मृत्यु स्तर भी है? यह तो गुमनामी का एक तरफा टिकट जैसा लगता है, वांग टेंग ने जिज्ञासा से कहा। बिल्कुल, मृत्यु स्तर के कार्य वे हैं जिनके बारे में अकादमी दृढ़ता से सलाह नहीं देती है। मूल रूप से, वे लगभग निश्चित मृत्यु का कारण बनते हैं। मैंने अकादमी के इंट्रानेट पर पढ़ा है कि अतीत में मृत्यु स्तर के कार्य हुए हैं, और कुछ छात्र जो इस पर विश्वास नहीं करते थे, वे चले गए, और उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। राउंड बॉल ने थोड़े गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया। ये तो डरावना लग रहा है, वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। किसी दिन जब मेरे पास कुछ खाली समय होगा तो मैं मजे के लिए डेथ लेवल टास्क आजमा सकता हूँ। राउंड बॉल अवाक रह गया। तुम हमेशा वही करना चाहते हो जो तुम्हें न करने को कहा गया है ना? एक कहावत है, जीवन जोखिम उठाने के बारे में है, वांग टेंग ने आत्मविश्वास से कहा। मेरा मानना है कि कार्य जितना कठिन होगा, पुरस्कार उतने ही अधिक होंगे। ठीक है, आप पुरस्कारों के बारे में जितना चाहे बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको जीवित भी रहना होगा, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। बहुत हो गई बात, चलो प्रस्थान की तैयारी करें, वांग टेंग ने हाथ हिलाया। राउंड बॉल असहाय महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वैसे भी वांग टेंग ने अभी मौत का मिशन लेने की योजना नहीं बनाई थी। वह इंतजार करके देखेगा। अल्पविराम। वांग टेंग ने यू किकियाओ और अन्य लोगों को ढूंढा और उन्हें बताया कि वह एक काम के लिए बाहर जा रहा है। क्या आप एक मिशन पर जा रहे हैं? यू किकियाओ हैरान रह गई। वेड और अन्य लोग भी समान रूप से आश्चर्यचकित थे। बोरेट और यू युनशियान ने जिज्ञासा भरी आंखों से वांग टेंग की ओर देखा। हाँ, मुझे इस मिशन पर जाना ही होगा, वांग टेंग ने सिर हिलाया। लेकिन एक नए छात्र के लिए मिशन पर जाना बहुत जोखिम भरा है। यू किकियाओ ने भौहें सिकोड़ ली। ये ठीक है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वांग टेंग ने आश्वस्त किया। आपको इतनी जल्दी काम क्यों करना पड़ रहा है? बोरेट ने कुछ असमंजस के साथ पूछा।
कुछ व्यक्तिगत कारणों से वांग टेंग मंद मंद मुस्कुराया। बोरेट ने कंधे उचका दिए और आगे कुछ नहीं कहा। वह वांग टेंग के कारणों के बारे में जानना चाहता था, लेकिन ज्यादा पूछताछ नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि यू युनशियान भी वांग टेंग के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। हालांकि वह भी ताक झांक करने वालों में से नहीं थे और उन्होंने वांग टेंग के इस निर्णय का सम्मान किया कि वे अधिक जानकारी साझा नहीं करेंगे। यू किकियाओ ने वांग टेंग के दृढ़ रवैये को देखा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। क्या इन दिनों नक्षत्र सोसाइटी में कुछ महत्वपूर्ण हुआ है? वांग टेंग ने पूछा। कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, लेकिन हमारे नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होने के लिए साइन अप करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ ही दिनों में हमने 2000 से अधिक सदस्यों की भर्ती की है, यू किकियाओ ने जवाब दिया। ओह, वांग टेंग को ये संख्या सुनकर आश्चर्य हुआ। इतने कम समय में 2000 से ज्यादा लोग। ऐसा लगता है कि दूसरे क्षेत्रों से भी प्रतिभाशाली योद्धा शामिल हुए हैं। हाँ, हम चयन के लिए आपके मानदंडों का पालन कर रहे हैं और हमने अन्य क्षेत्रीय क्षेत्रों से लोगों को बाहर नहीं रखा है। जैसा कि आपने कहा है, हमारे नक्षत्र समाज का लक्ष्य ब्रह्मांड भर से प्रतिभाशाली योद्धाओं को शामिल करना है, यू किकियाओ ने वांग टेंग पर कुछ अजीब नजर डालते हुए कहा। इस संबंध में वह वांग टेंग की उदार सोच का सम्मान करने से खुद को रोक नहीं सकी। यदि कोई और होता तो शायद वे अन्य क्षेत्रीय क्षेत्रों से योद्धाओं को स्वीकार नहीं करते। लेकिन वांग टेंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी और उसने उसे पहले ही बता दिया था कि चेतना को सभी क्षेत्रीय क्षेत्रों से प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए खुला होना चाहिए। अन्यथा वो उन नए लोगों को स्वीकार नहीं करती जब तक वे अन्य गुटों द्वारा नहीं भेजे जाते, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या आपको चिंता नहीं है कि वे भविष्य में नक्षत्र समाज को धोखा दे सकते हैं? यू किकियाओ ने पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, अगर वे हमें धोखा देते हैं तो यह उनका नुकसान है। मेरा मानना है कि अगर वह दिन आता है तो मुझे कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं होगी। कोई और शायद गद्दारों से निपट लेगा। उनका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। यू किकियाओ की आंखों में प्रशंसा के भाव झलक रहे थे। लोगों की उदारता वाकई अलग अलग होती है और शायद सिर्फ उनके जैसा कोई ही नक्षत्र समाज को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बोरेट और यू यूनिक्सियन ने भी आश्चर्य से वांग टेंग को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ईमानदारी से कहें तो वे वह नहीं कर पाते जो वांग टेंग ने किया। तभी वांग टेंग ने अचानक एक हल्की सी विस्मयकारी आवाज निकाली और अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। राउंड बॉल ने उन्हें बताया कि उन्हें एक और संदेश प्राप्त हुआ है। इस बार यह अकादमी के मध्यस्थता संघ की ओर से था। वांग टेंग ने संदेश खोला और उस पर नजर डाली। वह भी आश्चर्यचकित था। यह क्या है? यू किकियाओ ने उसके चेहरे के भाव देखकर पूछा। अकादमी मध्यस्थता संघ ने मुझे एसोसिएट काउंसिल सदस्य का दर्जा दिया है, वांग टेंग ने अनिश्चितता के साथ कहा। सहयोगी परिषद सदस्य? यू किकियाओ ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने अविश्वास में पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अकादमी के मध्यस्थता संघ के एक सहयोगी परिषद सदस्य? हाँ, और इस पर अकादमी के मध्यस्थता संघ का प्रतीक चिन्ह भी है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वांग टेंग ने संदेश खोला और सभी को दिखाते हुए कहा। यह एक संदेश से अधिक नियुक्ति पत्र जैसा था, जिसमें वांग टेंग को अकादमी मध्यस्थता संघ के एसोसिएट परिषद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यू क्यूक्यो और अन्य लोग सामग्री पढ़ने के बाद आश्चर्यचकित रह गए। नियुक्ति पत्र पर अकादमी के मध्यस्थता संघ का प्रतीक चिन्ह अंकित था। बाहरी लोग इसे जाली नहीं बना सकते थे और कोई भी वांग टेंग के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता था। किसी ने भी अकादमी के मध्यस्थता संघ का प्रतिरूपण करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए यह संदेश वास्तविक होना चाहिए। यह इससे अधिक वास्तविक नहीं हो सकता। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा, उन्हें विश्वास करना कठिन हो रहा था। अकादमी के मध्यस्थता संघ ने अचानक आपको एसोसिएट काउंसिल सदस्य के रूप में क्यों नियुक्त किया? वह एक एसोसिएट काउंसिल सदस्य है, जो अकादमी के मध्यस्थता संघ के एक साधारण सदस्य की तुलना में बहुत अधिक ऊंचा दर्जा है। और आप सिर्फ एक नए छात्र हैं जो पहले अकादमी के मध्यस्थता संघ में शामिल भी नहीं हुए हैं। यू किकियाओ संदेह से भरी हुई थी और उसने आश्चर्य से पूछा। अकादमी के मध्यस्थता संघ का 7 तारकीय अकादमियों के भीतर एक बहुत ही खास स्थान था। हालांकि यह सिर्फ एक छात्र संगठन की तरह लगता था, लेकिन इसके पास सभी युवा मार्शल योद्धाओं की निगरानी और मध्यस्थता करने का अधिकार था। यह प्राधिकार स्टेलर अकादमियों के बाहर भी मौजूद था। इसके अलावा, यदि कोई भविष्य में अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अकादमी के मध्यस्थता संघ का उपयोग ब्रह्मांड में एक अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली संगठन तारकीय मध्यस्थता परिषद में शामिल होने के लिए एक कदम के रूप में करना होगा। परिणामस्वरूप, व्यवहारिक रूप से सभी छात्र अकादमी के मध्यस्थता संघ में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। अकादमी के मध्यस्थता संघ में शामिल होने का मतलब न केवल प्रतिष्ठा थी, बल्कि यह जबरदस्त शक्ति और असीमित संभावनाओं का भी प्रतीक था।
हालांकि हर छात्र अकादमी के मध्यस्थता संघ में शामिल नहीं हो सकता था। प्रत्येक छात्र का प्रवेश सीमित था और केवल कुछ हजार छात्रों को ही स्वीकार किया जाता था। यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण अनुपात था, क्योंकि स्टेलर अकादमी में प्रत्येक प्रवेश के लिए लाखों छात्र होते थे, लेकिन केवल कुछ हजार ही अकादमी के मध्यस्थता संघ में प्रवेश पा सकते थे। उन सदस्यों का तो जिक्र ही न करें जो नियमित सदस्यों से ऊंचे पद पर थे। हालांकि वांग टेंग को केवल सहयोगी परिषद सदस्य का पद ही प्राप्त हुआ था, फिर भी उन्हें पूर्ण परिषद सदस्य बनने के लिए अभी भी एक लंबा सफर तय करना था। फिर भी एसोसिएट काउंसिल एसोसिएट होने के कारण कम से कम उन्हें एसोसिएट बनने की योग्यता प्राप्त थी, जबकि नियमित सदस्यों के लिए ये स्पष्ट नहीं था कि कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है। क्या यह संभव है कि यह अकादमी की ओर से मुआवजा हो? वेड ने अचानक सुझाव दिया। आखिरकार बॉस ने अकादमी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और इनाम अभी तक नहीं दिया गया है। यह संभव है। यू किकियाओ को होश आया और उसने उत्साह से सिर हिलाया। इनाम है ना? वांग टेंग ने सिर हिलाया, कुछ हद तक निराश महसूस करते हुए। मुझे कुछ ज्यादा ठोस चाहिए था। अकादमी के मध्यस्थता संघ से एसोसिएट काउंसिल एसोसिएट का यह खिताब सिर्फ एक औपचारिकता है। यहाँ देखिए कि इसमें क्या लिखा है, इसके साथ कोई वास्तविक अधिकार नहीं जुड़ा है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। एसोसिएट काउंसिल एसोसिएट बनने का मतलब है कि आपके पास पूर्ण काउंसिल सदस्य बनने की योग्यता है। ये बस एक कदम दूर है और आपको पता नहीं है कि कितने लोग उस सीमा को पार नहीं कर पाए। आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए, यू किकियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं और उसने उसे चिढ़ाते हुए डांटा। ये सिर्फ एक एसोसिएट काउंसिल सदस्य है। देखो तुम कितने उत्साहित हो। वांग टेंग अवाक रह गया। सिर्फ एक सहयोगी परिषद सदस्य? आप? यू किकियाओ ने गुस्से से वांग टेंग को देखा। कितना दिखावटी। इस आदमी को तो बिजली गिरनी चाहिए। ज्यादा परेशान मत होइए, वांग टेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। इस खबर को अभी गोपनीय रखें। अगर दूसरों को पता चल गया तो इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती है। यू किकियाओ ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम सही हो। मैंने सुना है कि हर बार काउंसिल एसोसिएट चुनाव के लिए स्लॉट की संख्या सीमित होती है। अचानक तुम्हारे एसोसिएट काउंसिल सदस्य बनने का मतलब है कि कोई व्यक्ति विस्थापित हो गया है। वह व्यक्ति शायद तुमसे दिल से नफरत करता है। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे अचानक एक नया दुश्मन मिल गया है, वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। शुरू में तो उसने सोचा कि यह सिर्फ ईर्ष्या का मामला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे सचमुच एक संभावित दुश्मन मिल गया है। संक्षेप में कहें तो उसने किसी और की पदोन्नति का मौका छीन लिया था। इस तरह की नाराजगी को दूर करना आसान नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता तो वह भी इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता। यह पूरी तरह से संभव है, यू किकियाओ ने जवाब दिया। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि दूसरा पक्ष कौन है। वांग टेंग अवाक रह गया। अब यही तुम्हारी समस्या है, यू किकियाओ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जो लोग एसोसिएट काउंसिल के सदस्य बन सकते हैं, उनके पास काफी ताकत होनी चाहिए और वे नए छात्र होने की संभावना नहीं है। इसलिए आपको कुछ परेशानी होने वाली है। अरे, ये तो एक अप्रत्याशित स्थिति है, वांग टेंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो ये थोड़ा अजीब लगता है। एसोसिएट काउंसिल का सदस्य होने से ज्यादा शक्ति नहीं मिलती। यह एक योग्यता की तरह है। फिर भी इसने तुम्हें परेशानी में डाल दिया है। क्या ये कोई इनाम है? यू किकियाओ ने हैरान होकर सोचा। यह थोड़ा अजीब लगता है। वेड ने सुझाव दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं चाहता था कि हमारा बॉस सीधे तौर पर परिषद का सदस्य बने, इसलिए उन्होंने यह बाधा खड़ी की। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो ये बिल्कुल संभव है। यू किकियाओ ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकुड़ी, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं चाहता था कि तुम सीधे परिषद सदस्य बनो, इसलिए उन्होंने तुम्हें सहयोगी परिषद सदस्य बना दिया? यह अकादमी की पुरस्कार आवश्यकताओं को पूरा करता है और तुम पर पकड़ भी बनाता है, एक जीत वाली स्थिति। सभी लोग समझदार थे, इसलिए उन्होंने कुछ ही वाक्यों में मध्यस्थता एसोसिएशन की आंतरिक गतिशीलता को समझ लिया और अनुमान लगा लिया कि क्या हो रहा है। तो कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। वांग टेंग ने आंखें मूंद ली। वह दूसरों द्वारा छले जाने से घृणा करते थे, चाहे वे कोई भी हो। वह किसी को आसानी से अपने साथ छेड़छाड़ करने देने के बजाय एसोसिएट काउंसिल सदस्य का दर्जा नहीं लेना चाहेंगे। मुझे डर है कि सिर्फ 7 जज ही ऐसा कर सकते हैं। यू किकियाओ की नजरें उलझ गईं। उसने शुरू में सोचा था कि वांग टेंग का एसोसिएट काउंसिल मेंबर बनना अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा न हो। वांग टेंग के स्वभाव को देखते हुए दूसरों द्वारा हेरफेर किया जाना, भले ही वह 7 न्यायाधीश ही क्यों न हो, ऐसी बात नहीं थी जिसे वह आसानी से सहन कर सकता था। 7 जज, हम्फ, वांग टेंग अचानक हंसा। ऐसा लगता है कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है ना? आप ऐसा नहीं कह सकते।
आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो स्टार रैंकिंग में जगह बना चुके हैं और बाहर कुछ अफवाहें फैल रही हैं। यू किकियाओ एक पल के लिए हिचकिचाए। कौन सी अफवाह? वांग टेंग ने शांति से पूछा। कुछ लोग कहते हैं कि आप संभवतः किसी एक जज की जगह ले लेंगे और नए जज बन जाएंगे। यू किकियाओ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नया जज बन रहा हूं। वांग टेंग हंसा। यह तो सचमुच चापलूसी थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में इस तरह बातें कर रहे हैं। ये बस कुछ छोटी मोटी अफवाहें हैं। मैंने शुरू में इन्हें गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब। यू किकियाओ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। कुछ अफवाहें पहले तो विश्वसनीय नहीं थी, लेकिन जब वे सामने आईं, तो ऐसे लोग अवश्य ही असहज महसूस करने लगे। विशेषकर उच्च पदों पर आसीन लोगों के लिए यह एसोसिएट काउंसिल सदस्य का दर्जा वास्तव में एक गर्म मुद्दा बन गया है। वांग टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह एक खुला जाल है जो तुम्हें इसे लेने के लिए मजबूर करता है। यू किकियाओ ने कहा, नहीं, तुम गलत हो। मैं इसे स्वीकार न करने का विकल्प चुन सकता हूं। वांग टेंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई और उसने शांति से कहा, तुम्हारा मतलब है? यू किकियाओ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, वह विश्वास से वांग टेंग को देख रही थी। वह अकादमी मध्यस्थता एसोसिएशन था। ये हो सकता है। मैं अभी एक मिशन पर जाने वाला हूं, इसलिए मैं इस पदनाम को अभी के लिए अलग रखूंगा, वांग टेंग ने सहजता से कहा। अगर मैं अकादमी मध्यस्थता संघ के साथ पंजीकरण नहीं कराता, तो मैं अभी भी एसोसिएट काउंसिल का सदस्य नहीं बन पाऊंगा। मैं देखना चाहूंगा कि वे बाद में अकादमी को ये बात कैसे समझाते हैं। जब वह बोल रहा था, उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आई। लेकिन ऐसा करके आप वस्तुतः उच्च अधिकारियों को अपमानित कर रहे हैं, यू किकियाओ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। हाँ बॉस, आप। वेट को भी यह मामला बेहद पेचीदा लगा। वांग टेंग के प्रति अपनी प्रशंसा के बावजूद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अकादमी मध्यस्थता संघ शायद ऐसी चीज नहीं थी जिसे वांग टेंग भड़काने का जोखिम उठा सके। हालांकि जब उसने वांग टेंग की आंखें देखीं, तो उसने अपने शब्दों को दबा दिया। उन आंखों में गर्व किसी भी चीज से डगमगाता नहीं दिख रहा था। वह जानता था कि वांग टेंग एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है, और यह गर्व सही नहीं था, बल्कि भीतर से आया था, जो उसकी हड्डियों में समाया हुआ था। ऐसे लोगों को राजी नहीं किया जा सका। वे किसी के सामने झुकेंगे नहीं, भले ही दुश्मन भयानक था। चिंता मत करो, भले ही वे कुछ लोग ही क्यों न हो, अगर वे मेरे खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, वांग टेंग ने शांति से कहा। एक दिन बाद, वांग टेंग ने 7वें तारकीय अकादमी के अंतरिक्ष यान बंदरगाह पर जाने से पहले अकादमी में पंजीकरण कराया। 7वें तारकीय अकादमी महाद्वीप के किनारे पर यहां खड़े होकर वांग टेंग को दिव्य स्तर के एजियो ड्रैगन की याद आ गई। जब उसने उफनती काली धाराओं और कभी न खत्म होने वाले अराजक तारा सागर को देखा, तो उसके दिल में बेचैनी की भावना पैदा हो गई। यहां आने से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अराजक तारा सागर के नीचे ऐसी डरावनी चीजें मौजूद हैं। उसने शुरू में सोचा था कि अराजक तारा सागर के नीचे कुछ अनंत चरणीय तारा जानवर हो सकते हैं, जो कि अधिकतम था। हालांकि वास्तविकता ने उसकी कल्पनाओं को बेरहमी से चकनाचूर कर दिया। उन्होंने अराजक तारा सागर के साथ सावधानी से व्यवहार करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड वाकई रहस्यमय है, और यह खास अराजक तारा सागर अथाह है। निस्संदेह इस तरह की और भी कई जगहें हैं। अंतरिक्ष यान के बंदरगाह पर पहुंचने और अपना उद्देश्य स्पष्ट करने के बाद वांग टेंग एक प्राचीन युद्धपोत पर सवार हो गया। अराजक तारा सागर को पार करने के लिए प्राचीन युद्धपोतों पर सवार होना होगा, क्योंकि नियमित अंतरिक्ष यान अराजक धाराओं के अशांत प्रभाव का सामना नहीं कर सकते हैं। बेशक कुछ विशेष अंतरिक्ष यान ऐसा कर सकते हैं। जहर का क्षरण करने वाली दुनिया अराजक तारा सागर की सीमा के भीतर नहीं थी। ये ब्रह्मांड के एक अत्यंत दूर के हिस्से में स्थित थी। सौभाग्य से 7 तारकीय अकादमियों और अंतरिक्ष के उस क्षेत्र के बीच एक दिशात्मक अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित की गई थी, जिससे छात्रों को यात्रा में लगने वाला काफी समय बच गया। हालांकि अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी का निर्माण अराजक सितारा सागर के बाहर किया गया था, और यह 7 तारकीय अकादमियों का हिस्सा नहीं था। ब्रह्मांड की प्रमुख शक्तियां इस बात पर एकमत हैं कि उन्हें अपने मुख्य स्थानों पर अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन तंत्र का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आसानी से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 7 तारकीय अकादमियों का महाद्वीप इन अकादमियों का केंद्र था। भले ही यहाँ कई शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन वे यहाँ अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी नहीं बनाएंगे। आखिरकार यदि मूल में समस्याएं होंगी, तो 7 तारकीय अकादमियों के विनाश का खतरा होगा। वांग टेंग एक युद्धपोत पर चढ़ गए और युद्धपोत के कंपन होने तक काफी देर तक इंतजार किया। धमाका! एक गर्जना के साथ युद्धपोत ने अपनी सुरक्षा कवच को सक्रिय कर दिया और प्रकाश की एक किरण में तब्दील हो गया। अराजक सितारा सागर में उतर गया और उसकी अंतहीन अशांत धाराओं के बीच से निकल गया। आखिरकार हम अपने रास्ते पर हैं। वांग टेंग प्राचीन युद्धपोत के डेक पर खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी।
पिछली बार एक शाश्वत चरण प्रशिक्षक उसका मार्गदर्शन कर रहा था। उस समय वह दिव्य स्तर के तारा जानवरों के अस्तित्व से अनभिज्ञ था, इसलिए वह काफी सहज महसूस करता था। लेकिन अब जितना अधिक वह जानता था, उतना ही वह असहज होता जा रहा था। वह अप्रत्याशित घटनाओं से डरता था। हालांकि उसने इस पर और अधिक विचार नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे मामलों के बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो होना था वो होगा, और जो नहीं होना था वो नहीं होगा। उसने अपनी नजर हटा ली और अपने आसपास का निरीक्षण करने लगा। युद्धपोत पर बहुत सारे छात्र थे। वे सभी 7वीं तारकीय अकादमी से थे। इनमें से ज्यादातर लोग सीनियर थे, जबकि नए छात्र बहुत कम थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। इसके अलावा उन्हें अक्सर पुराने छात्रों के साथ खड़े देखा जाता था। इन नए छात्रों को अनुभवी छात्र एक मिशन के लिए साथ लेकर आए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। नए छात्रों में अक्सर मिशन पर जाने की ताकत की कमी होती थी और वे आमतौर पर अकादमी के भीतर ही अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते थे। केवल वे नए छात्र ही अनुभवी छात्रों के साथ कार्य पर जाएंगे जिनके पास संपर्क और प्रभाव होगा। कई लोग गुप्त रूप से वांग टेंग पर नजर रख रहे थे। वांग टेंग कई लोगों के लिए अपरिचित नहीं थे, जिनमें पुराने छात्र भी शामिल थे। लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि एक नया छात्र वांग टेंग अकेले ही मिशन पर जाने का विकल्प चुन रहा है। वे छोटे छोटे समूहों में इकट्ठे होकर एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। क्या वह वांग टेंग है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह किसी मिशन पर जा रहा है। हाँ, और वह अकेला जा रहा है। क्या वह नहीं जानता कि मिशन कितने कठिन हो सकते हैं? अकेले जाना बहुत खतरनाक है। अल्पविराम। यद्यपि वांग टेंग ने कुछ प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जो उनसे उच्च उम्मीदें रखते थे। आखिरकार वांग टेंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह अभी भी एक नया छात्र था। उसकी दिखाई गई योग्यताएं नए छात्रों में सबसे ऊपर हो सकती हैं, लेकिन उनकी नजर में वह पुराने छात्रों की तुलना में कुछ भी नहीं था। मिशन पर जाने के लिए यह बहुत जल्दी थी। दर्शक झिझक रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें वांग टेंग के पास जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार वे एक मिशन पर जा रहे थे, न कि किसी अवकाश यात्रा पर, और हर कोई किसी ऐसे व्यक्ति को साथ नहीं ले जाना चाहता था जो बाधा बन सकता हो। क्या होगा अगर वे बहुत दोस्ताना हो गए और वांग टेंग ने साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया? उस समय वे कैसे मना कर सकते थे? यह एक अजीब स्थिति होगी। यह कोई असंभव परिदृश्य नहीं था। नए छात्रों को खुद को बेहतर बनाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने की जरूरत थी, और वरिष्ठों के समूह में शामिल होना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा विकल्प था। पुराने छात्र जो नए छात्रों को मिशन पर लाने के लिए तैयार थे, उनके पास ऐसा करने के लिए आमतौर पर कई कारण होते थे। ऐसा इसलिए हो सकता था क्योंकि वे नए छात्रों से परिचित थे, उसी गुट से संबंधित थे, या बदले में उन्हें पर्याप्त लाभ मिला था। अन्यथा वे किसी नए छात्र को मिशन पर साथ नहीं ले जाते, क्योंकि इसे अक्सर एक परेशानी भरा काम माना जाता था जिसे करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते थे। अरे, क्या ये भाई फेंग मो नहीं है? वांग टेंग ने भीड़ में एक परिचित व्यक्ति को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। जब वह फ्रेशमैन लीडरबोर्ड से बाहर आया, तो फेंग मो ने रेनॉल्ड्स के साथ अपना द्वंद्व भी समाप्त कर दिया था। हालांकि उसे वांग टेंग और लू तियान ने पीछे धकेल दिया था और वह तीसरे स्थान पर था। यह व्यक्ति एक दुर्जय योद्धा था जिसके पास 3 तत्वों, पानी, बर्फ और बिजली पर महारत थी। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। मूल रूप से वह लंदन के लिए आया था। हालांकि चूंकि वे अलग अलग तारकीय अकादमियों से थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक ही प्राचीन युद्धपोत पर नहीं होंगे। उसे यहाँ फेंग मो से मिलने की उम्मीद नहीं थी। फेंग मो ने वांग टेंग को पहले ही देख लिया था, लेकिन उसने मान लिया था कि वे एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। वह कुछ वरिष्ठ छात्रों के साथ यात्रा कर रहा था और आसानी से बातचीत शुरू नहीं कर सकता था। हालांकि वांग टेंग ने उससे बात करने की पहल की, जिससे फेंग मो की अभिव्यक्ति सख्त हो गई। उसके आसपास खड़े वरिष्ठ छात्रों के हाव भाव भी थोड़े बदल गए और वे फेंग मो की ओर जिज्ञासा भरी नजर से देखने लगे। उन्हें थोड़ी निराशा महसूस हुई। ये कैसा संयोग था? वांग टेंग फेंग मो को जानता था। फेंग मो, क्या आप उसे जानते हैं? एक युवा मार्शल योद्धा जो समूह का नेता था, ने आवाज संचरण का उपयोग करके पूछा। वास्तव में नहीं, फेंग मो ने तुरंत आवाज संचरण का उपयोग करके समझाया। चूंकि आप परिचित नहीं हैं, इसलिए अभिवादन के बाद उसे अनदेखा कर दीजिए, समूह के नेता ने उदासीनता से कहा। ठीक है, फेंग मो ने तुरंत सहमति जताई। उसे इस वरिष्ठ की बात माननी पड़ी। वरिष्ठ योद्धा एक सुस्थापित गुट का योद्धा था जिसमें फेंग मो हाल ही में शामिल हुआ था। इस अभियान में उनके साथ जाने के अवसर के बदले में फेंग मो ने उसे महत्वपूर्ण लाभ देने का वादा किया। अगर उसने इस वरिष्ठ को नाराज किया तो यह एक महंगी गलती होगी। इसके अलावा वह और वांग टेंग शुरू से ही एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए किसी अजनबी के लिए बुजुर्ग को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई फेंग मो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मिशन पर जाओगे। वांग टेंग मुस्कुराया और चला गया।
हाँ, फैंग मो ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अपरिचित बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने विनम्रता से सिर हिलाया। अच्छा, क्या संयोग है? मैं भी एक मिशन पर हूँ, वांग टेंग ने फैंग मो के रवैये पर ध्यान न देते हुए कहा। बोलते समय उसने लापरवाही से अपना हाथ फैंग मो के कंधे पर रख दिया। फैंग मो की अभिव्यक्ति खराब हो गई। एक ही अंतरिक्ष यान पर होने में कोई खास संयोग नहीं था। जहाज पर मौजूद सभी लोग एक मिशन के लिए यहाँ थे। भाई फैंग मो, आप भी स्कॉर्पियन किंग स्टार जा रहे हैं, है ना? आपको क्या कार्य मिला है? मुझे इसके बारे में बताएं। हमारे मिशन एक साथ हो सकते हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, वांग टिंग ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है। चलो हम सब अपना अपना काम करें। हमें एक दूसरे के काम में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, फैंग मो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। ये बहुत दोस्ताना नहीं है। हम सभी 7वें स्टेलर अकादमी के छात्र हैं। हम एक ही पक्ष में हैं। अगर हम दूसरे स्टेलर अकादमी के छात्रों से मिलते हैं तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा और उनसे हारना नहीं होगा, वांग टेंग ने झुंझलाते हुए कहा। फैंग मो की वांग टेंग को कुछ ही शब्दों में नकार देने की योजना पूरी तरह से विफल हो गई। ये लड़का सामाजिकता में अच्छा था। ये जूनियर भाई वांग टेंग होना चाहिए। मुझे खेद है, हमें आराम करने की जरूरत है। कृपया अपनी इच्छानुसार करें। आगे चल रहा युवक, जो फैंग मो की प्रतिक्रिया देख रहा था, जानता था कि वह वांग टेंग के बराबर नहीं था और तुरंत बोल पड़ा। वांग टेंग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वे वहां से चले गए और ऐसा रवैया प्रदर्शित किया जिससे वांग टेंग की पूरी तरह से अवहेलना हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से वांग टेंग के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। फैंग मो ने वांग टेंग की ओर एक नजर भी नहीं डाली और खुद को दूर करने के लिए उत्सुक था। वांग टेंग ने उनके पीछे हटते हुए लोगों को देखा, लेकिन उनका पीछा नहीं किया। उसे बस थोड़ी निराशा महसूस हुई। दुर्भाग्यवश वह उनकी योजनाओं के बारे में अधिक नहीं जान सके। लेकिन उसने फैंग मो को जाने नहीं दिया। जब अवसर मिले तो ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले शिकार को पकड़ लेना चाहिए। यदि ये तथ्य न होता कि वे सभी 7वें तारकीय अकादमी के छात्र थे, तो उसे इतना सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं होती और वह सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकता था। फैंग मो और उनके समूह के चले जाने के बाद एक अन्य टीम वहां पहुंची। एक छोटे से हाथ ने वांग टेंग के कंधे पर थपथपाया। जूनियर वांग टेंग। एक स्पष्ट और मधुर आवाज अचानक वांग टेंग के कानों में गूंजी, जिससे वह पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक छोटा सा व्यक्ति उसके पीछे खड़ा है और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वांग टेंग तुरंत अचंभित रह गया। यह व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानता था। उसने चुपके से उस छोटी सी आकृति की पीठ को देखा और कुछ अन्य परिचित आकृतियां देखी। वे कुल 5 थे। वे 5 बड़े भाई बहन थे जिनसे वांग टेंग की मुलाकात अराजक अज्ञात में बर्फ की दरार में हुई थी। जिसने अभी अभी उसका कंधा थपथपाया था, वह महिला योद्धाओं में से एक थी और उसका नाम था टोंगेन। हालांकि ये स्पष्ट था कि उन्हें नहीं पता था कि वह पहले भी बर्फ की दरार में दिखाई दिया था। वरिष्ठ, आप कौन है? वांग टेंग ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह उन्हें नहीं जानता और पूछा। हाँ, मैं टोंगेन हूँ, आपकी बड़ी बहन। मैंने कुछ समय पहले ही आपके नाम के बारे में सुना था। चूंकि हम आज मिले थे, इसलिए मैं आपको जानने के लिए यहाँ आई हूँ। छोटी महिला योद्धा ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए बेशर्मी से वांग टेंग को देखा। नमस्ते, जूनियर वांग टेंग। मैं बी याओ हूँ। एक सुंदर युवक आगे बढ़ा और मुट्ठी बांधकर वांग टेंग का अभिवादन किया। आपसे मिलकर खुशी हुई, वांग टेंग ने तुरंत जवाब दिया। फैंग मो के साथ पहले पढ़ने वाले बड़े छात्रों की तुलना में ये लोग ज्यादा मिलनसार लग रहे थे। वे विनम्र और शिष्ट थे और वांग टेंग को नीची नजर से देखने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। मेरा नाम वेई ना है। एक और पीले बालों वाली महिला मेरे पास आई। किन क्वान, युआन बाई, अन्य लोगों ने भी अपना परिचय दिया। एक दूसरे को जानने के बाद वे जीवंत बातचीत में लग गए। चूंकि दूसरा समूह दोस्त बनाने के लिए आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई अजीब स्थिति नहीं थी। बातचीत के दौरान वांग टेंग को पता चला कि इन व्यक्तियों ने एक छोटी टीम बनाई थी जिसे स्नो चाइल्ड टीम के नाम से जाना जाता था और वे अक्सर सहयोग करते थे, इसलिए वे एक दूसरे से बहुत परिचित थे। उसी समय वे एक मिशन के लिए स्कॉर्पियन किंग स्टार की ओर भी जा रहे थे। वांग टेंग कुछ हद तक अवाक था। 5 लोगों का ये समूह शांत नहीं बैठ सकता था। उन्होंने अभी अभी अराजक अज्ञात में एक बर्फ की दरार की खोज की थी, इस प्रक्रिया में लगभग अपनी जान गंवा दी थी। फिर भी कुछ ही समय बाद वे एक मिशन के लिए स्कॉर्पियन किंग स्टार में आ गए थे। ये कहावत सचमुच चरितार्थ हुई कि जीवन मृत्यु की खोज में ही है। हालांकि पिछली बार जब वे अराजक क्षेत्र में बर्फ की दरार में घुसे थे, तो वे व्यर्थ हो गए थे क्योंकि उन्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उनके पास मिशन लेने और अंक अर्जित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अराजक अनचार्टेड में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में अंक चाहिए थे। यदि वे अधिक अंक प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्हें मिशन पूरा करना होगा। कोई बेहतर विकल्प नहीं था।
अधिकांश छात्रों के लिए मिशन ही बड़ी संख्या में अंक अर्जित करने का एकमात्र तरीका था। अन्य लोगों ने जब टोंगेन और अन्य लोगों को वांग टेंग के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। फेंग मो के साथ मौजूद छात्रों का समूह भी बेहद आश्चर्यचकित था। ये वे लोग हैं, समूह के नेता ने खुद से कहा। नेता वान डोंग, वे कौन है? फेंग मो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। टोंगेन और अन्य लोगों ने उसे अनदेखा करने के तुरंत बाद वांग टेंग के साथ बातचीत शुरू कर दी। इससे वह कुछ असहज हो गया, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका। वे काफी प्रसिद्ध टीम है और अंदर के लोगों की पहचान सरल नहीं है। उन्हें उकसाओ मत, बोलते हुए वान डोंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। फेंग मो ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसे वांग टेंग के प्रति बहुत नाराजगी महसूस हुई। उसने अभी अभी फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन वांग टेंग ने उसे तुरंत ही हटा दिया। वह जानता था कि बहुत से लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके लिए पुराने छात्रों की टीम के साथ मिशन पर निकलना आसान नहीं था, खासकर स्कॉर्पियन किंग स्टार पर। वह अपनी क्षमता बढ़ाने में सक्षम होगा। उसने सोचा था कि वापस लौटने पर वह कई नए छात्रों से आगे निकल जाएगा। अगली बार जब उसका सामना वांग टेंग से होगा तो वह वांग टेंग को एहसास दिलाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। अप्रत्याशित रूप से यह अवसर मिशन के दौरान आया। भाग्य का काम करने का तरीका बड़ा रहस्यमय है। बेशक फेंग मो की नजर में यह भाग्य नहीं था, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ का मामला था। वांग टेंग से खुद को दूर करने की उनकी जल्दबाजी की कोशिश एक छोटी सी योजना से प्रेरित थी। वह नहीं चाहते थे कि वांग टेंग उनकी टीम में शामिल हो और वरिष्ठ छात्रों से सहायता प्राप्त करे। हालांकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि जहां उनकी टीम ने वांग टेंग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी टीम उनमें रुचि व्यक्त करेगी। इससे वह बहुत निराश हो गया। ध्यान रहे, उसने वरिष्ठ छात्रों की टीम में शामिल होने के लिए काफी कीमत चुकाई थी, जिसमें खुद को उनके गुट से जोड़ना और कुछ लाभ देना भी शामिल था। इस बीच वांग टेंग ने कुछ नहीं किया, फिर भी एक और टीम सक्रिय रूप से उसे शामिल करने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? वांग टेंग, क्या आप हमारी टीम में शामिल होने में रुचि रखते हैं? थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टोंगेन ने अंततः निमंत्रण दिया। वांग टेंग ने एक पल के लिए रुककर प्रस्ताव पर विचार करने का नाटक किया। वास्तव में उसने पहले ही मना करने का फैसला कर लिया था। आखिरकार इन व्यक्तियों के पास बहुत किस्मत नहीं थी और वह उनके साथ टीम नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। मैं अकेले काम करना पसंद करता हूं, वांग टेंग ने अंततः कुछ हिचकिचाते हुए कहा। ऐसे में चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। टोंगेन ने सोचा कि वांग टेंग सहमत हो गया है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि उसकी मुस्कान जल्दी ही अजीब हो गई और वह हैरान दिखी। क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? बी आओ, वे इना और अन्य लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग उनका निमंत्रण अस्वीकार कर देगा। कई नए छात्र, जो मिशन के लिए वरिष्ठ छात्रों की टीम में शामिल होना चाहते थे, ये देखकर दंग रह गए कि वांग टेंग ने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। उसने सचमुच मना कर दिया। दर्शक भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे, उनके चेहरों पर अविश्वास झलक रहा था। एक नए छात्र ने स्नो चाइल्ड टीम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। फेंग मो की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उनके पहले के कठोर भाव अब आश्चर्य के कारण कुछ हद तक हास्यास्पद लगने लगे। वांग टेंग ने मना कर दिया। अचानक उसे एक प्रकार का खालीपन महसूस हुआ। वह जिस चीज को महत्व देता था, वह किसी और की नजर में महत्वहीन लगती थी। उसने उसे ऐसे नकार दिया जैसे वह कुछ भी ना हो। ये बच्चा। वान डोन का चेहरा उदास हो गया और उसे अपने गालों पर हल्की जलन महसूस हुई। इस नए छात्र ने वरिष्ठ छात्रों की टीम के निमंत्रण को अस्वीकार करने का साहस किया। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे व्यर्थ ही चिंतित थे? उसका उनकी टीम में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। वे बस बहुत ज्यादा सोच रहे थे। मुझे खेद है, लेकिन मैं अकेले काम करने का आदी हूं और मुझे डर है कि आपकी टीम में शामिल होने से समूह की सद्भावना प्रभावित हो सकती है। वांग टेंग ने टोंगेन की प्रतिक्रिया से थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा। उसने तुरंत एक स्पष्टीकरण जोड़ा। ठीक है, ये काफी कारण है। टोंगेन ने अपनी घबराहट भरी अभिव्यक्ति को इकट्ठा किया और वांग टेंग को अवाक होकर देखा। वह बेवकूफ नहीं थी। वह जानती थी कि वांग टेंग सिर्फ बहाने बना रहा था। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसने उन्हें अस्वीकार क्यों कर दिया। क्या वह उन पर नजर रख रहा था? ये सही नहीं था। वे पांचों सिर्फ स्वर के स्तर पर थे, लेकिन वे कमजोर नहीं थे। अकादमी में उनकी छवि छोटी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उनकी ताकत को नहीं जानता था? वांग टेंग, तुम अकेले हो और ये तुम्हारा पहला काम है। मुझे डर है कि यह बहुत खतरनाक होगा। वे इना ने टोंगेन की ओर देखा और उसे मनाने में मदद की। वह जानती थी कि टोंगेन क्यों चाहता था कि वांग टेंग उनके साथ शामिल हो। यह उसके पक्ष में था और बाद में उसकी सहायता की उम्मीद कर रहा था। स्कॉर्पियन किंग स्टार का यह मिशन उसी मामले से संबंधित था।
यदि चीजें सुचारू रूप से चली और वापस लौटने पर उन्हें वांग टेंग की मदद मिल गई, तो वे इस मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हो सकते हैं। हाँ, वांग टेंग, अकेले जाना बहुत खतरनाक है। हमारे साथ चलो। मैं डींग नहीं मार रहा हूँ, लेकिन हमारी स्नो चाइल्ड टीम में काफी ताकत है। आप आंतरिक वेब पर देख सकते हैं कि हम किस तरह की टीम है, एप रेस के युवा व्यक्ति युआन बाई ने कहा। इसके अलावा हमारी स्नो चाइल्ड टीम का माहौल बहुत बढ़िया है। हम बहुत ज्यादा आंतरिक झगड़ों में शामिल नहीं होते। हम सहयोग करते हैं और साथ मिलकर अंक अर्जित करते हैं। हम लाभ साझा करते हैं, और भले ही आप नए छात्र हो, हम आपको कमतर नहीं आंकेंगे। जब तक आप पर्याप्त योगदान देते हैं, आपको उसका हिस्सा मिलेगा, बी याओ ने समझाया। स्नो चाइल्ड टीम के उत्साह को देखकर दर्शक आश्चर्यचकित होते जा रहे थे। क्या वे अपना दिमाग खो बैठे थे? वांग टेंग ने पहले ही उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था, फिर भी वे उसे उत्सुकता से आमंत्रित कर रहे थे। वरिष्ठ छात्रों की गरिमा को क्या हुआ? वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उन्हें लग रहा था कि इस टीम का उनके प्रति उत्साह कुछ ज्यादा ही है। क्या वे जानते थे कि उसने उनके साथ क्या किया? क्या वे इस मिशन के दौरान बदला लेने की कोशिश कर रहे थे? वांग टेंग इस तरह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि इन 5 लोगों के पास उसके प्रति इतना असामान्य उत्साह दिखाने का कोई और कारण नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं वह मुसीबत में न पड़ जाए। यह कोई मतलब नहीं निकला। वैसे, चूंकि यह आपका पहला मिशन है, इसलिए आपके लिए मिशन के खतरे के स्तर का आकलन होना चाहिए। आपके मिशन का खतरे का स्तर क्या है? टोंगेन ने पूछा। दुर्स्वप्न स्तर, वांग टेंग ने कुछ विचार करने के बाद उत्तर दिया। शुरू में वह इसे प्रकट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अपने मिशन के खतरे के स्तर का खुलासा करने से वे अपने निमंत्रण पर पुनर्विचार कर सकते हैं। क्या? टोंगेन और उनकी टीम ने वांग टेंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। सभी के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वे कह रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? दुर्स्वप्न स्तर, एक नए छात्र ने दुर्स्वप्न स्तर का मिशन चुना। क्या वह जीने से थक गया था? उनके आसपास खड़े बड़े छात्र ऐसे देख रहे थे मानो वे किसी राक्षस को देख रहे हो। क्या यह आदमी मरना चाहता था? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की? टोंगेन ने अनिश्चितता के साथ वांग टेंग की आंखों में देखा। बिल्कुल भी गलती नहीं हुई। अकादमी की अधिसूचना में कहा गया था कि यह एक दुर्स्वप्न स्तर का मिशन है जिसमें 80% मृत्यु दर है। जब मुझे पहली बार पता चला, तो मेरा दिल डर के मारे पागलों की तरह धड़कने लगा था। वांग टेंग ने अपनी छाती थपथपाते हुए और भयभीत होने का नाटक करते हुए जवाब दिया। सभी लोग अवाक होकर उसकी ओर देखने लगे। क्या डरना ऐसा ही होता है? क्या आप थोड़ा और नकली हो सकते हैं? अगर वह सचमुच डर गया होता तो उसने बहुत पहले ही मिशन छोड़ दिया होता। वह अभी तक यहाँ कैसे रह सकता है? टोंगेन और उनकी टीम को आखिरकार यकीन हो गया कि वांग टेंग ने वाकई एक दुर्स्वप्न स्तर का मिशन स्वीकार कर लिया है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि उससे क्या कहें। तुम क्या सोच रहे थे? तुमने एक दुर्स्वप्न स्तर का मिशन स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद टोंगेन ने अपने माथे पर हाथ रखा, स्पष्ट रूप से हताश। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे चुनौतीपूर्ण मिशनों में आनंद आता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके पास अपनी योजनाएं हैं। चूंकि यह मामला है, इसलिए हम आपको हमारी टीम में शामिल होने पर जोर नहीं देंगे। टोंगेन ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। उसे अपने साथियों की सुरक्षा के बारे में सोचना था। भले ही वांग टेंग का दुर्स्वप्न स्तर का मिशन उनके समूह में खतरे के उसी स्तर तक नहीं पहुंच सकता था, फिर भी इसमें कुछ जोखिम शामिल था। वह अपनी स्थिति के कारण अपने साथियों को अज्ञात खतरे में नहीं डाल सकती थी। इस बार उसके साथियों ने पहले ही उसकी काफी मदद की थी। चाहे जो भी कारण हो, मैं आप सभी की दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूं, वांग टेंग ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा। इस समय उसे थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था। पिछली बार जब वे मिले थे तो उसने उनका बहुत फायदा उठाया था, क्या ये कुछ ज्यादा ही था? यद्यपि ये वरिष्ठ छात्र बहुत भाग्यशाली नहीं थे, फिर भी वे बुरे व्यक्ति भी नहीं थे। हालांकि जब उसे सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती की याद आई, तो वांग टेंग का अपराधबोध तुरंत गायब हो गया। खजाने पुण्यवानों के थे। सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती बड़े से एक उपहार था। भले ही वांग टेंग ने इसे नहीं लिया, वे इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। टोंगेन ने अपना हाथ लहराया और उसे याद दिलाया, बिच्छू राजा सितारा बहुत खतरनाक है। चूंकि आपने एक दुर्स्वप्न स्तर का मिशन स्वीकार किया है, इसलिए यह निश्चित रूप से और भी अधिक खतरनाक होगा। इसे हल्के में न लें और सावधान रहें। मैं समझ गया, वांग टेंग ने सिर हिलाया। टोंगेन और बाकी लोगों ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने अपना सिर हिलाया और चले गए। वे निजी तौर पर यह अनुमान लगाते और चर्चा करते रहे कि वांग टेंग ने दुर्स्वप्न स्तर तक पहुंचने के लिए किस तरह का मिशन स्वीकार किया था। इसके अलावा वह बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी क्षमता से दुर्स्वप्न स्तर के मिशन को संभाल सके? जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते, उतना ही अधिक उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। जहां तक वांग टेंग का सवाल है, तो उनके साथ अपेक्षित खतरनाक परिस्थितियां नहीं घटी।
उनकी यात्रा अपेक्षाकृत रूप से घटनारहित रही। कुछ दिनों बाद प्राचीन युद्धपोत अराजक तारा सागर के किनारे पर पहुंचा और उस उल्कापिंड के पास रुका, जहां पहुंचने पर वांग टिंग ने अपना अंतरिक्ष यान खड़ा किया था। इस विशेष उल्कापिंड के चारों ओर कई अन्य उल्कापिंड थे जो एक प्रकार की उल्का पट्टी का निर्माण कर रहे थे। इन उल्कापिंडों का अकादमी के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था, जैसे अंतरिक्ष यान के लिए डॉकिंग पोर्ट के रूप में उपयोग किया जाता था तथा अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणियों को अंकित करने के लिए उपयोग किया जाता था। इसके अलावा प्रत्येक उल्कापिंड में एक टेलीपोर्टेशन सरणी थी, जो अंतरिक्ष में विभिन्न स्थानों पर व्यक्तियों को ले जाने में सक्षम थी। अंतरिक्ष यान अंततः ऐसे ही एक उल्कापिंड पर उतरा। वांग टेंग और अन्य लोग उतर गए और सीधे अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर बढ़ गए। अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी बहुत बड़ी थी। इसे उल्कापिंड की जमीन पर बनाया गया था और यह बहुत जटिल थी। वांग टेंग की निगाहें हल्की सी झपक उठी। ये टेलीपोर्टेशन सरणी यूमिंग ग्रह और सिल्वर ऐश ग्रह पर बनाए गए टेलीपोर्टेशन सरणी से भी अधिक जटिल थी। ऐसा लग रहा था कि यहां से बिच्छू राजा तारे की दूरी सचमुच बहुत बड़ी थी। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। वहां विशेषता बुलबुले थे। वांग टेंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और उन्हें उठा लिया। अंतरिक्ष तारांकन 100, स्थान तारांकन 120, स्थान तारांकन 120, अल्पविराम। यह अंतरिक्ष विशेषता है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसने यहां टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके ऐसी अप्रत्याशित प्राप्ति की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उनमें से काफी संख्या में थे। इस लहर में उन्होंने अंतरिक्ष विशेषता मूल्य के 5000 से अधिक अंक एकत्र किए थे, जो काफी बड़ी बढ़त थी। अंतरिक्ष भौतिकी 28,650/4 लाख, चौथा रैंक। बहुत से छात्र आसपास ही इंतजार कर रहे थे। हर बार जब टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय होती थी तो उसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पत्थरों की जरूरत होती थी, इसलिए उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कि पर्याप्त लोग न आ जाएं। वांग टेंग और अन्य लोगों के आने के बाद ऐसा लगा कि प्रतिभागियों की आवश्यक संख्या पूरी हो गई है। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा हवा में दिखाई दिया और जोर से घोषणा की, हर कोई अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करें, तैयार हो जाएं और टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, भीड़ ने तुरंत जवाब दिया और वे सभी व्यूह की ओर उड़ चले। जब सभी लोग व्यूह में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा ने अपना हाथ हिलाया और कोर में बल भर दिया। धमाका! अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय हो गई। प्रकाश की एक किरण आसमान में ऊपर उठी। इस सरणी के भीतर सभी लोग चमकदार सफेद रोशनी में लिपट गए और तुरंत उल्कापिंड की सतह से गायब हो गए। एक चमकदार सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। चुड़ैल टॉवर प्रादेशिक डोमेन। एक निर्जन ग्रह पर एक गुप्त टेलीपोर्टेशन सरणी के भीतर आकृतियां एक एक करके दिखाई देने लगी। वांग टेंग भीड़ के बीच खड़ा था और टेलीपोर्टेशन की असुविधा से जल्दी से सामंजस्य बिठा रहा था। यह एक लंबी दूरी का टेलीपोर्टेशन था और यद्यपि उसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा थी, फिर भी उसे क्षणिक असुविधा का अनुभव हुआ। हालांकि अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा के कारण वह दूसरों की तुलना में तेजी से ठीक हो गया। वांग टेंग ने चारों ओर देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। यह एक बेहद बंजर ग्रह था, जिसमें भूरे रंग की धरती के अंतहीन विस्तार थे जो दरारों और कई उल्कापिंडों के गड्ढों से ढके हुए थे। एक अदृश्य हवा चली, जिससे हवा में रेत उड़ने लगी। आसमान की ओर देखते हुए उसने एक पूरी तरह से अपरिचित तारों वाला विस्तार देखा। वांग टेंग के दिल में अचानक अवास्तविकता की भावना उमड़ पड़ी। टेलीपोर्टेशन पूरा हो गया है। जल्दी से टेलीपोर्टेशन सरणी छोड़ दो। एक तेज आवाज अचानक समूह के कानों में गूंजी। वांग टेंग तुरंत अपनी हैरानी से बाहर आया और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगा। टेलीपोर्ट व्यवस्था के बाहर एक व्यक्ति आंखें बंद करके पैर मोड़कर बैठा था तथा उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। हालांकि ये वही व्यक्ति था जिसने अभी अभी बात की थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग टेंग तेजी से टेलीपोर्ट सरणी के किनारे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह सेना की सीमा से बाहर निकला, उसे अंतरिक्ष में घुटन महसूस हुई। उसने तुरंत अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाने के लिए अपनी शक्ति सक्रिय कर दी। बाकी लोग भी एक एक करके टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर निकलकर एक निश्चित दिशा में चले गए। वे इस जगह से परिचित थे। वांग टेंग, इस तरफ आओ। टोंग एन और अन्य लोगों ने उसे पुकारा जब उन्होंने देखा कि वह अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। वांग टेंग ने सिर हिलाया और उनकी ओर उड़ गया, लेकिन जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा और वास्तव में सरणी के भीतर कई विशेषता बुलबुले तैरते हुए देखे। जैसे जैसे वह दूर बढ़ता गया, उसने उन विशेष बुलबुलों को इकट्ठा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया। स्थान तारांकन 200, स्थान तारांकन 150, अंतरिक्ष तारांकन 230, अल्पविराम। विशेषता बुलबुले एक एक करके वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए, जिससे उसकी अंतरिक्ष प्रतिभा एक बार फिर तेजी से बढ़ गई। इस बार उन्होंने पहले की तुलना में काफी अधिक विशेषता अंक प्राप्त किए, कुल 12,300 अंक। अंतरिक्ष भौतिकी 40,950/4 लाख, चौथा रैंक।
वांग टेंग की अंतरिक्ष शारीरिक क्षमता 40,000 से ज्यादा अंकों तक बढ़ गई। उन्हें लगा कि अंतरिक्ष शक्ति पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई है। टेलीपोर्टेशन से पहले और बाद में विशेषता बुलबुले इकट्ठा करना काफी फलदायी साबित हुआ। वांग टेंग ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि यदि उसके पास कोई जरूरी काम ना हो तो वह यहाँ कई दिन बिता सकता है तथा जाने से पहले अधिक संसाधन जुटा सकता है। दुर्भाग्यवश उनकी वर्तमान स्थिति ऐसी फुर्सत की इजाजत नहीं देती। उन्होंने स्नो चाइल्ड टीम का पीछा किया और 10 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरी, इससे पहले कि उन्हें एक अंतरिक्ष यान डॉकिंग स्टेशन दिखाई देता। वे एक मध्यम आकार के अनंत स्तर के अंतरिक्ष यान में सवार हुए और रवाना हो गए। विषाक्त क्षरण दुनिया का प्रवेश द्वार अभी भी इस ग्रह से कुछ दूरी पर है। हमें वहां एक अंतरिक्ष यान ले जाने की जरूरत है, टोंगेन ने समझाया। थोड़ा आराम करो, ये कम से कम 1 घंटे की दूरी पर है। वांग टेंग ने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने अपने पैर क्रॉस करके आंखें बंद करके आराम करना शुरू कर दिया। वह आराम नहीं कर रहा था, वह अपने मन में राउंड बॉल से बातचीत कर रहा था। राउंड बॉल, क्या तुम बाहर के तारों भरे आकाश को देखकर बता सकते हो कि हम कहाँ हैं? उसने पूछा। हम विच टॉवर प्रादेशिक डोमेन के उत्तर में एक ग्रहीय क्षेत्र में हैं। अंतरिक्ष यान आगे बढ़ रहा है। राउंड बॉल एक पल के लिए रुका और चिल्लाया, डेविल वुड स्टार। हम विच टॉवर प्रादेशिक क्षेत्र में हैं। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। राउंड बॉल की आवाज थोड़ी अजीब लगी जब उसने ग्रह का नाम बताया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, डेविल वुड स्टार, वह क्या है? यह एक ऐसा ग्रह है जो अंधकार में प्रेतों द्वारा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सैकड़ों साल पहले वहां एक विनाशकारी युद्ध छिड़ गया था और ग्रह पर सारा जीवन अंधकार में प्रेत बन गया था। बाद में शक्तिशाली व्यक्तियों ने हस्तक्षेप किया, उस स्थान से अंधेरे प्रेत को पूरी तरह से मिटा दिया और डाकलैंड द्वारा बनाई गई आयामी दरारों को बहाल कर दिया। उन्होंने स्थानिक निर्देशांक भी मिटा दिए। हालांकि अंधेरे शक्ति के क्षरण के कारण डेविल वुड स्टार अब निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, राउंडी ने गंभीर स्वर में समझाया। क्या यह अंधेरे भूतों द्वारा आक्रमण किया गया था? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, क्या जहर क्षरण दुनिया का प्रवेश द्वार शैतान लकड़ी के तारे पर है? यह संभव है, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग ने कहा, डेविल वुड स्टार के बारे में जानकारी जुटाने में मेरी मदद करें। ठीक है, राउंड बॉल ने जवाब दिया और प्रासंगिक जानकारी की खोज शुरू कर दी। 1 घंटे से अधिक समय बाद अंतरिक्ष में मंडराता एक अकेला काला हरा ग्रह उनके सामने प्रकट हुआ। यहाँ थे। उनके कानों में एक आवाज गूंजी और वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंतरिक्ष यान के सामने के कृत्रिम दृश्य को देखने लगे। ये तो डेविल वुड स्टार है, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। हाँ, ये वास्तव में डेविल वुड स्टार है, राउंड बॉल ने पुष्टि की। क्या आप हैरान हैं? टोंगेन की आवाज वांग टेंग के कान के पास पड़ी। नहीं, मैं डेविल वुड स्टार से अच्छी तरह परिचित हूँ। वांग टेंग ने छोटी लड़की की ओर देखा और जवाब दिया। खैर, उसकी उम्र कितनी थी? वह दिखने में किशोरावस्था की लग रही थी। उसका कद छोटा था और चेहरा जवान था, लेकिन वांग टेंग जानता था कि वह निश्चित रूप से उससे बहुत बड़ी थी। वह एक असली जवान महिला थी। क्या तुम्हें पहले से पता था कि विषक्षरण दुनिया का प्रवेश द्वार यही है? टोंगेन ने आश्चर्य से पूछा। जहर क्षरण दुनिया का प्रवेश गोपनीय था। इस तरह की खबर अकादमी के आंतरिक वेब पर नहीं फैलती थी। जो लोग इसके बारे में जानते थे वे जानते थे, और जो नहीं जानते थे उन्हें तभी पता चलता जब कोई उन्हें बताता। वांग टेंग हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। टोंगेन और अन्य लोग उसके व्यवहार से लगातार उलझन में पड़ते जा रहे थे। उनकी आंखों में वांग टेंग की छवि और भी रहस्यमय होती जा रही थी। ऐसा लगता है कि यह आदमी काफी कुछ जानता है। अंतरिक्ष यान ने वहां रुककर डेविल वुड स्टार की ओर अपनी उड़ान जारी रखी। ये वायुमंडल से होते हुए भूरे बादलों और धुंध से गुजरा। इससे ग्रह एक भयावह रूप ले चुका था। अंतरिक्ष यान से नीचे देखने पर पता चला कि सारी वनस्पतियां सूख चुकी थीं और किसी जीवित प्राणी का कोई निशान नहीं था। ये ग्रह सचमुच मृत लग रहा था। जहाज पर सवार कई छात्र पहले भी यहां आ चुके थे, लेकिन वे उदास दिखे। अंधेरे प्रेतों का खतरा प्राचीन काल से ही मौजूद रहा है और यह मानव जाति के अस्तित्व के लिए हमेशा खतरा बना रहा है। यद्यपि युगों युगों में अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति पैदा हुए, फिर भी वे अंधेरे प्रेतों द्वारा उत्पन्न छिपे खतरे को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सके। अंतरिक्ष यान भूमि के ऊपर से उड़ान भरकर समुद्री क्षेत्र में पहुंचा। इस ग्रह पर समुद्र भी बेजान दिखाई दिया, बिल्कुल शांत, किसी भी जीवित प्राणी का कोई संकेत नहीं। अंतरिक्ष यान समुद्र के ऊपर बहुत नीचे उड़ रहा था, जिससे सतह पर लहरें उठ रही थी। कुछ ही देर में क्षितिज पर द्वीपों का एक समूह दिखाई दिया। अंतरिक्ष यान इनमें से एक द्वीप पर उतरा। टोंगेन ने कहा, हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। सभी लोग अंतरिक्ष यान से उड़कर द्वीप पर आ गए। वांग टेंग ने उत्सुकता से अपने आसपास का नजारा देखा और पाया कि इस द्वीप पर बहुत से लोग हैं। दूर पहाड़ों के बीच इमारतें भी बनी हुई हैं।
टोंगेन ने बताया, वे 7 तारकीय अकादमियों से यहाँ तैनात मार्शल योद्धा हैं। अंतरिक्ष यान वांग टेंग और अन्य सभी को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के बाद उड़ गया। वे द्वीप में और भीतर चले गए और शीघ्र ही एक घाटी में पहुंच गए। इस घाटी में कई इमारतें बन गई थीं और लोग उनमें आते जाते रहते थे, जिससे एक जीवंत दृश्य उत्पन्न हो रहा था। घाटी के मध्य में एक भव्य हॉल था। युआन बाई ने वांग टेंग के साथ चलते हुए बताया, इन इमारतों का निर्माण ज्यादातर छात्रों ने स्वयं किया था। कुछ का उपयोग विश्राम स्थल के रूप में किया जाता है, जबकि अन्य का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है। वांग टेंग ने टोंगेन और अन्य लोगों के साथ ग्रैंड हॉल के प्रवेश द्वार तक जाते हुए स्पष्टीकरण सुनते हुए सिर हिलाया। हॉल के दरवाजे कसकर बंद थे, जिससे कोई भी स्वतंत्र रूप से अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। कृपया रुकें। भव्य हॉल से एक भावहीन आवाज आई। हम यहाँ एक मिशन के लिए आए हैं। टोंगेन और अन्य लोग इस जगह से परिचित थे, इसलिए वे इसके अभ्यस्त थे। रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने दरवाजे के बाईं ओर दीवार पर अपनी जानकारी दर्ज की, जिससे एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। उनमें से प्रत्येक ने अपना विवरण दर्ज किया। वांग टेंग, अब तुम्हारी बारी है। जब पांचों ने अपनी जानकारी दर्ज कर ली, तो टोंगेन ने वांग टेंग की ओर देखा और बोला। वांग टेंग ने भी ऐसा ही किया और शीघ्रता से अपनी पहचान संबंधी जानकारी दर्ज कर दी। धमाका! एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजे खुल गए। सभी लोग आगे आए। भव्य हॉल के अंदर एक सुखदायक नीला प्रकाश हवा में भर गया, जिससे स्वप्न जैसी दुनिया का आभास हुआ, मानो वे किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर गए हो। वांग टेंग ने अपनी नजरें एकाग्र की और देखा कि आगे एक गहरा नीला भंवर है। भंवर के भीतर से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। तुरंत विश्वशरण दुनिया में प्रवेश करो। तुम्हें वहां रुकने की अनुमति नहीं है। अचानक हॉल में एक आवाज गूंजी। वांग टेंग और अन्य लोग इसका स्रोत पता नहीं लगा सके। एक ही समय में अंधेरे से प्रकाश की 6 किरणें निकली और उनमें से प्रत्येक के सामने रुक गईं। ये टोकन है। जब आप वापस लौटें, तो टोकन सक्रिय करें और कोई आपको जहर के क्षरण की दुनिया से बाहर निकलने में मदद करेगा, गूंजती आवाज ने एक बार फिर कहा। वांग टेंग और अन्य लोगों ने पलकें झपकाईं और तुरंत अपने सामने लटके टोकन स्वीकार कर लिए। टोंगेन और अन्य लोग इससे परिचित थे, लेकिन वांग टेंग ने इसे पहली बार देखा था। उसने इसे बारीकी से जांचा। टोकन गहरे नीले रंग का था और उस पर संख्याओं का एक जटिल समूह अंकित था। यह प्राचीन भाषा थी। वांग टेंग की समझ के आधार पर यह संख्या 13,587 होनी चाहिए। चलो चलें। अपने टोकन जमा करने के बाद टोंगेन ने एक आदेश दिया और नीले भंवर में प्रवेश किया। वांग टेंग ने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से नीले भंवर में कदम रख दिया। धमाका! वांग टेंग को लगा कि दुनिया घूम रही है। अगले ही पल उसकी दृष्टि काली हो गई और वह एक अजीब शून्य में दिखाई दिया। भव्य हॉल से लेकर इस शून्य तक, ये सब एक पल में हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। वांग टेंग ने चारों ओर नजर घुमाई, वह कुछ उत्सुक महसूस कर रहा था। यह शून्य घने तारामंडल विश्व बल से भरा हुआ था, जो मूल ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश से बिल्कुल अलग था। यदि विश्व तत्व वाले मार्शल योद्धाओं को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाए, तो उनकी प्रगति बहुत तेजी से होगी। विषाक्त क्षरण दुनिया लगभग एक आकाशगंगा के आकार की है। स्कॉर्पियन किंग स्टार तक पहुंचने के लिए आपको अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान का उपयोग करना होगा, टोंगेन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो यहाँ से अलग हो जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से स्कॉर्पियन किंग स्टार की ओर बढ़ते हैं। जब वे यह बात कर रहे थे, किन क्वान और अन्य लोग पहले ही अपना अंतरिक्ष यान बाहर निकाल चुके थे और अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। अपना ख्याल रखना। वांग टेंग ने उन पांचों की ओर मुट्ठियां उठाई। टोंगेन और अन्य लोगों के जहाजों को दूर से गायब होते देख वांग टेंग की आंखें चमक उठी। फिर उसने अपना अंतरिक्ष यान डेविल स्लेयर, एक ब्रह्मांड स्तरीय जहाज निकाला और जहाज में प्रवेश किया। अंतरिक्ष यान प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया। राउंड बॉल स्कॉर्पियन किंग स्टार की ओर चले। ठीक है। राउंड बॉल वांग टेंग के पास आया और अंतरिक्ष यान को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये शून्य में एक विशेष दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ा। डेविल स्लेयर बहुत तेज था। लगभग आधे घंटे के बाद वे स्कॉर्पियन किंग स्टार के करीब पहुंच रहे थे। वांग टेंग ने तुरंत डेविल स्लेयर को स्टो कर लिया और बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए दूसरे स्वर्ग स्तर के अंतरिक्ष यान में बदल दिया। जैसे ही वे उस क्षेत्र के पास पहुंचे जहां स्कॉर्पियन किंग स्टार स्थित था, उन्होंने आसपास के क्षेत्र में कई अंतरिक्ष यान देखे। वे धीरे धीरे धीमे होते हुए उतार चढ़ाव वाले स्थानिक तरंग उत्सर्जित कर रहे थे। बिच्छू राजा स्टार। वांग टेंग के सामने एक विशाल गहरे लाल रंग का ग्रह दिखाई दिया। उसने अंतरिक्ष यान के पैनोरामिक दृश्य से उसे देखा, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। हम आखिरकार पहुंच ही गए, वांग टेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। कई उतार चढ़ाव के बाद वह आखिरकार स्कॉर्पियन किंग स्टार तक पहुंच ही गया। ये काफी लंबी यात्रा थी। वांग टेंग, हम स्कॉर्पियन किंग स्टार के वातावरण में प्रवेश करने वाले हैं। राउंड बॉल ने उसे याद दिलाया।
उसके सामने का दृश्य चमक उठा और बिच्छू राजा सितारा वांग टेंग की दृष्टि में बड़ा और बड़ा होता गया। स्कॉर्पियन किंग स्टार वास्तव में कई मिलियन किलोमीटर व्यास वाला एक महाविशाल ग्रह था। वह जितना करीब गया उसे उसका विशाल आकार उतना ही अधिक महसूस हुआ। अंततः अंतरिक्ष यान स्कॉर्पियन किंग स्टार के वायुमंडल से गुजरा और सतह की ओर उतरा। उसी समय कई अन्य अंतरिक्ष यान भी स्कॉर्पियन किंग स्टार के वायुमंडल में प्रवेश करते देखे जा सकते थे, जो टूटते तारों जैसी चिंगारी पैदा कर रहे थे। वांग टेंग नियंत्रण कक्ष में खड़े होकर इस दृश्य को पैनोरामिक सिमुलेशन के माध्यम से देख रहे थे। धमाका। हालांकि उस समय उसने अचानक महसूस किया कि अंतरिक्ष यान हिंसक रूप से हिल रहे हैं, जैसे कि ऊपर से किसी चीज ने उन पर प्रहार किया हो। सावधान, सावधान, 30,000 मील आगे एक अत्यधिक विषैली भावर वायु प्रवाह दिखाई दिया है। कृपया आपातकालीन लैंडिंग आरंभ करें। कृपया आपातकालीन लैंडिंग आरंभ करें। अंतरिक्ष यान के भीतर तीव्र अलार्म बजने लगे, जो केबिन में गूंजने लगे। क्या हो रहा है? वांग टेंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसने जल्दी से पूछा। राउंड बॉल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। जब हम अभी वायुमंडल में प्रवेश कर रहे थे तो मैंने किसी भी समस्या के लिए स्कैन किया था और ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई समस्या है। लेकिन जैसे ही हम वायुमंडल में प्रवेश कर रहे थे, हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ा। क्या हम इसे टाल सकते हैं? वांग टेंग ने पूछा। कोई समस्या नहीं है। हम बहुत करीब नहीं हैं और हमारे पास प्रतिक्रिया करने और इससे बचने के लिए पर्याप्त समय है, राउंड बॉल ने वांग टेंग को आश्वस्त किया। राउंड बॉल के नियंत्रण में अंतरिक्ष यान ने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया और विपरीत दिशा में भाग गया। मार्ग परिवर्तन के बाद वांग टेंग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक धूसर हरे रंग का भंवर वायु प्रवाह तेजी से घूमता हुआ उनके स्थान की ओर आ रहा था। हवा का प्रवाह तेज था, जो टिड्डियों के झुंड की तरह उनकी ओर बढ़ रहा था। इसके अलावा उस धूसर हरे वायु प्रवाह में अत्यंत शक्तिशाली विषाक्तता थी, जिसके कारण साधारण प्राणियों का उसमें जीवित रहना कठिन हो गया था। वांग टेंग के साथ वायुमंडल में प्रवेश करने वाले अन्य अंतरिक्षयानों ने भी भूरे हरे वायु प्रवाह की उपस्थिति को महसूस कर लिया था और अब वे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि एक अंतरिक्ष यान बहुत करीब था और समय रहते बच नहीं सका। वह सीधे हवा के बहाव में बह गया। धमाका। एक विस्फोट हुआ। अंतरिक्ष यान हवा के प्रवाह में केवल 2 या 3 सेकंड तक ही टिके रहे, उसके बाद विस्फोट हो गया और वे आग के गोले में बदल गए। अंतरिक्ष यानों के अंदर मौजूद कई लोगों ने मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन वे तुरंत ही हवा के प्रवाह में फंस गए और बच नहीं सके। आह! पीड़ा की चीखें सुनाई दे रही थी। ये सभी आकृतियां स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा थे, लेकिन वे तुरंत भावर में समा गए। उनके शरीर पर जंग के निशान थे, जो गंभीर जहर का संकेत दे रहे थे। सामान्य योद्धाओं के लिए, यदि उन्हें गंभीर रूप से विष दिया जाए तो वे अपनी प्रतिरोध करने की अधिकांश क्षमता खो देते हैं। ये स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा कोई अपवाद नहीं थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सभी छहों ने अपने सबसे मजबूत हमले किए और उन्हें पीछे खदेड़ दिया। बूम बूम बूम। शक्तिशाली फोर्स हमलों ने वायु प्रवाह पर प्रहार किया, जिससे उसकी घूर्णन गति बाधित हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वे हताश होकर वायु प्रवाह से मुक्त हो गए। वांग टेंग को यह जानकर कुछ आश्चर्य हुआ कि उनमें से एक स्वर्ग लोक का दिव्य आत्मा गुरु था। ये वह दिव्य आत्मा गुरु था जिसने एक हथियार छोड़ा जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे वे आसानी से बच निकलने में सफल हो गए। केवल भंवर के केंद्र के सबसे निकट स्थित मार्शल योद्धा ही समय पर बाहर नहीं निकल सका और भूरे हरे वायु प्रवाह में पूरी तरह से घिर गया, जिससे वह बच निकलने में असमर्थ हो गया। बाहर से केवल भंवर के केंद्र में फूटता हुआ खून का बादल ही दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर वांग टेंग की पुतलियां सदमे से सिकुड़ गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि भूरे हरे रंग की हवा का बहाव इतना भयानक होगा। 6 योद्धा जो हवा के बहाव से बचकर निकलने में कामयाब हो गए थे, उनके पास अपने साथी के लिए शोक मनाने का समय नहीं था। वे हताश होकर आगे की ओर दौड़ पड़े। मौत के खतरे का सामना करते हुए उन्होंने अपनी सबसे तेज गति पकड़ ली और जल्दी ही वांग टेंग के स्वर्ग स्तर के अंतरिक्ष यान के बराबर पहुंच गए। स्वर्ग स्तर के इस अंतरिक्ष यान की गति अभी भी बहुत धीमी है। वांग टेंग की अभिव्यक्ति उदास हो गई। राउंड बॉल, क्या तुम और गति बढ़ा सकते हो? हाँ, हालांकि जहाज के इंजन को कुछ नुकसान होगा, राउंड बॉल ने जवाब दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक स्वर्ग स्तर का अंतरिक्ष यान है। वांग टेंग ने तुरंत आदेश दिया, तुरंत गति बढ़ाओ। ठीक है। राउंड बॉल ने भी स्थिति को समझा। उनके जीवन को दांव पर लगाते हुए एक स्वर्ग स्तरीय अंतरिक्ष यान कुछ भी नहीं था। इसने जल्दी से अधिकतम गति बढ़ा दी, ओवरलोड पर उड़ान भरी। जल्द ही वे अपने और 6 स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धाओं के बीच कुछ दूरी बनाने में कामयाब हो गए। हालांकि उनके पीछे से आती हुई धूसर हरी हवा की धारा करीब आती हुई दिख रही थी, उसकी गति बढ़ती जा रही थी। वह एक अजेय शक्ति की तरह उनकी ओर बह रही थी। तांग चेंग, स्वर्ग के 6 योद्धा भयभीत हो गए। 6 योद्धाओं का नेता चिल्लाया,
स्वर्ग के 6 योद्धाओं में से एक की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसने अपने सामने मौजूद सबसे नजदीकी अंतरिक्ष यान को लॉक किया, अपना हाथ बढ़ाया और एक भयानक आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया जिसने एक विशाल हाथ का रूप ले लिया और अंतरिक्ष यान को पकड़ लिया। धमाका। वांग टेंग ने तुरंत महसूस किया कि अंतरिक्ष यान हिंसक रूप से हिल रहा है तथा उसकी गति अचानक धीमी हो गई। एक दिव्य आत्मा गुरु के रूप में वह तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। किसी ने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसके अंतरिक्ष यान को अपने कब्जे में ले लिया था। हरामी। उसके चेहरे पर गहरा भाव था और उसकी आंखों में तीव्र हत्या की मंशा भरी हुई थी। ये लोग उसे नीचे खींच रहे थे। अब चलें, चलो चलें। दिव्य आत्मा गुरु जिसने वांग टेंग के अंतरिक्ष यान को पकड़ लिया था, चिल्लाया। उसने पागलपन की हद तक अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, वांग टेंग के अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करके उनके बीच की दूरी को तेजी से कम किया। वांग टेंग, तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। जहरीली हवा का भावर करीब आ रहा है। राउंड बॉल ने चिंता से चिल्लाते हुए कहा। वे बच सकते थे, लेकिन दूसरों ने उन्हें इस स्थिति में घसीट लिया। यह बेहद क्रोधित करने वाला था। बिना एक शब्द कहे वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और अंतरिक्ष में एक सुनहरा प्रकाश चमक उठा। अगले ही पल वह सुनहरी रोशनी बाहरी दुनिया में प्रकट हुई, दिव्य आत्मा गुरु से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर। यह तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे उस आदमी की गर्दन पर निशाना साध रही थी। दिव्य आत्मा गुरु तांग चेंग ने जब सुनहरी रोशनी देखी तो वह अचंभित रह गया, लेकिन जब उसने प्रकाश की गति को महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। बिना किसी दृश्य हलचल के अचानक तांग चेंग के माथे से एक काली रोशनी निकली और सीधे सुनहरी रोशनी से जा टकराए। हवा में काली और सुनहरी रोशनियों की टक्कर शुरू हो गई। झनकार। शून्य में एक स्पष्ट धात्विक प्रतिध्वनि गूंज उठी। दरार। अचानक एक कर्कश ध्वनि गूंजी जो स्पष्ट और स्पष्ट थी। सुनहरी रोशनी बिखर गई और उसके केंद्र से होकर गुजरने वाली काली रोशनी के कारण वह 2 हिस्सों में बंट गई। तीव्र गति प्रणोदन के समाप्त हो जाने पर सुनहरी रोशनी ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। यह वांग टेंग का गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड था। पिछली बार वांग टेंग ने कहा था कि गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड अपनी सीमा तक पहुंच चुका है और अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी बातें सच साबित हुई। हालांकि वह अभी भी अपनी आखिरी ऊर्जा निकालने में कामयाब रहा था। जैसे ही सुनहरी रोशनी बिखरी, एक और बैंगनी रोशनी अचानक शून्य को भेदती हुई तांग चेंग के सिर के पीछे से टकराए। ध्यान से। स्वर्ग के अन्य योद्धाओं ने जब ये दृश्य देखा तो वे एक स्वर में चिल्ला उठे। उनके हाव भाव बदल गए। तांग चेंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। काली रोशनी तुरंत उसके सिर के पीछे दिखाई दी। टकराना। बैंगनी रोशनी हवा में रुकी तो एक और धीमी सी आवाज सुनाई दी, लेकिन अचानक ही वह चमकती हुई बिजली के गोले में बदल गई। ये बैंगनी प्रकाश बिजली की ईंट थी, नहीं, बिजली का थप्पड़। तांग चेंग के चेहरे पर घृणा के भाव में अंततः परिवर्तन के संकेत दिखाई दिए, क्योंकि बिजली की अचानक चमक ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बाधित कर दिया, जिससे वह थोड़ा सा विलुप्त हो गई। ये किस प्रकार की बिजली है? वह हैरान रह गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया, एक शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न किया जिसने तुरंत बिजली के थप्पड़ को उड़ा दिया। इस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। वांग टेंग की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। दिव्य आत्मा स्वामियों के बीच लड़ाई काफी सीधी थी। जिसके पास मजबूत आध्यात्मिक शक्ति होती थी, वह आमतौर पर ऊपरी हाथ रखता था। यह दिव्य आत्मा गुरु स्वर्ग लोक में पहुंच चुका था और वह स्टेलर अकादमियों का एक प्रतिभाशाली छात्र भी था। वह शक्तिशाली था। जब तक वांग टेंग अपने सभी कौशल का उपयोग नहीं करेगा, तब तक वह अकेले अपने ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक शक्ति के साथ मुकाबला नहीं कर सकेगा। ब्रह्मांड क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड और लाइटनिंग स्लैब दोनों को बाहर फेंक दिया गया। वांग टेंग के पास उन्हें रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तांग चेंग ने ठंडे स्वर में उपहास किया। उसे पहले ही पता चल चुका था। हालांकि अंतरिक्ष यान पर मौजूद व्यक्ति भी एक दिव्य आत्मा गुरु था, लेकिन वह शक्तिशाली नहीं था और मुश्किल से ही उसका मुकाबला कर सकता था। इसके अलावा उसे पहले भी यह एहसास हो चुका था, उस अंतरिक्ष यान पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था। वे भाग्यशाली थे। वे एक बदकिस्मत अकेले व्यक्ति से टकरा गए। हमें दोष मत दो, तांग चेंग ने खुद से ठंडे स्वर में कहा। उसने पीछे भूरे हरे रंग की हवा के भावर को देखा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। उसने अंतरिक्ष यान की गति का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। धमाका। जल्द ही वे वांग टेंग के अंतरिक्ष यान के ऊपर उतर गए। जाओ, तांग चेंग ने अन्य 5 लोगों पर चिल्लाया। वे लंबे समय से टीम के साथी थे और तांग चेंग पर पूरा भरोसा करते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जमीन पर अपने पैर पटक दिए और अपनी सेना को मुक्त कर दिया। धमाका। 5 स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धाओं द्वारा छोड़े गए बल के प्रभाव से अंतरिक्ष यान की गति फिर से कम हो गई। उनमें से 5 ने अंतरिक्ष यान से बचने के लिए गति का प्रयोग किया और आगे की ओर दौड़ पड़े।
फक, वांग टेंग ने तुरंत शाप दिया। अंतरिक्ष यान से दूर उड़ते समय तांग चेंग की आंखों में ठंडी रोशनी की चमक चमक उठी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति चरम पर पहुंच गई और उसने वांग टेंग के अंतरिक्ष यान को जोर से धक्का दिया। धमाका। इस शक्तिशाली बल के कारण आकाश स्तरीय अंतरिक्ष यान की गति पुनः तेजी से कम हो गई। लानत है। वांग टेंग ने पैनोरमिक सिमुलेशन के माध्यम से दिव्य आत्मा गुरु के चेहरे पर ठंडी मुस्कान देखी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अंतरिक्ष यान पहले ही हवा के भूरे हरे भावर में फंस चुका था। अंतरिक्ष यान हिंसक रूप से हिल गया और आगे नहीं बढ़ सका। स्वर्ग स्तरीय अंतरिक्ष यान का शक्तिशाली इंजन भावर के खिंचाव और अशांति का सामना नहीं कर सका और यह अनियंत्रित रूप से अशांत हवा में खींच गया। वांग टेंग, राउंड बॉल चिल्लाया, जाओ। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अंतरिक्ष फ्लैश का उपयोग करके अंतरिक्ष यान से गायब हो गया और उसे छोड़कर भागने लगा। वह इस भावर से बाहर निकलने के लिए अंतरिक्ष कौशल का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अशांत भावर ने उसके आसपास के अंतरिक्ष को अस्त व्यस्त कर दिया। उसकी अंतरिक्ष फ्लैश क्षमता में हस्तक्षेप किया गया। कोई और विकल्प न होने के कारण वांग टेंग को हार माननी पड़ी। उसकी आकृति भावर के भीतर प्रकट हुई और उसने भावर के खिंचाव का विरोध करने के लिए अपने नक्षत्र बलों को सक्रिय कर दिया। हालांकि ग्रे हरे भावर के भीतर की जहरीली ऊर्जा ने नक्षत्र बल के प्रतिरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वांग टेंग के शरीर में उसके अनगिनत छिद्रों के माध्यम से घुसपैठ कर ली। कितना तेज जहर है। वांग टेंग को तुरंत महसूस हुआ कि भयंकर विष उसके शरीर पर आक्रमण कर रहा है और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। दानव कमल विष शरीर सक्रिय। उसने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत विष को सोखने के लिए दानव कमल विष शरीर को सक्रिय कर दिया। वांग टेंग के माथे पर एक मनमोहक काला कमल खिल गया। दानव कमल विष शरीर की मदद से जहर तुरंत अवशोषित हो गया और उसके माथे पर काले कमल के फूल में विलीन हो गया। धमाका। परित्यक्त स्वर्ग स्तरीय अंतरिक्ष यान भावर के आक्रमण को और अधिक सहन नहीं कर सका और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। एक झटका लहर बह गई। भावर क्षण भर के लिए जम गया। वांग टेंग की आंखें तेजी से चमक उठी। उसने भागने के इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अंतरिक्ष यान के विस्फोट ने भावर को सिर्फ एक पल के लिए रोक दिया। अगले ही पल भयानक खिंचाव ने उसे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। वांग टेंग इस रहस्यमय भावर से बिल्कुल भी नहीं बच सका और वह इसे खुद को दूर तक ले जाने दे सका। हालांकि उन स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर भूरे हरे भावर की पकड़ से पूरी तरह से बचते हुए दूर भाग गए। जैसे जैसे भावर दूर होता गया, उन स्वर्ग स्तर के योद्धाओं ने अंततः अपना पलायन रोक दिया। वे जमीन पर उतर आए और भयभीत होकर आकाश की ओर देखने लगे। वह खतरनाक था। हम लगभग मर गए थे। अरे, इस बार हमारी किस्मत बहुत खराब थी। स्कॉर्पियन किंग स्टार में प्रवेश करने के ठीक बाद हमें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहां तक कि लियू एन की भी मौत हो गई। अल्पविराम। वे लगातार शिकायत करते और गालियां देते रहे। इस विषय पर बोलते हुए, उस बदकिस्मत आदमी को तो मर जाना चाहिए था, है ना? उनमें से एक ने अचानक पूछा। वह मर चुका होगा। वह हवा के बहाव में बह गया। वह कैसे बच सकता है? दूसरे व्यक्ति ने उपहास किया। उसने तांग चेंग की ओर देखा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, तांग चेंग, इस बार हम तुम्हारे ऋणी हैं। अन्यथा हम सब मर चुके होते। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह अंतिम उपाय न होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, तांग चेंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। किसने कहा कि ऐसा नहीं था? आखिरकार हम सभी स्टेलर अकादमी के छात्र हैं। हमने जो किया वह थोड़ा सा छलपूर्ण लगता है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस स्टेलर अकादमी से है। कौन जानता है? वह बहुत शक्तिशाली नहीं लगता, लेकिन वह अकेले ही एक मिशन पर निकला था। हमारे बिना भी वह मर चुका होता। इस स्थिति में आकर वह केवल अपनी बुरी किस्मत को ही दोष दे सकता है। सौभाग्य से यह कोई कठिन प्रतिद्वंद्वी नहीं था, अन्यथा हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। बाकी लोग बोलते रहे। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने वांग टेंग की मृत्यु को स्वीकार कर लिया है तथा उनके स्वर में कोई पश्चाताप या अपराध बोध नहीं झलक रहा था। स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक कदम था। उन्हें लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चलो आराम करने और स्वस्थ होने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजें, उनमें से नेता ने कहा। वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। दूसरों को कोई आपत्ति नहीं थी। बिच्छू राजा सितारा खतरों से भरा था। वे अभी अभी उस भंवर में बह गए थे, जहर खा गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें ठीक होने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने की जरूरत थी। समूह तुरंत उस क्षेत्र से चला गया और दूर स्थित घने जंगल की ओर तेजी से बढ़ गया। कुछ ही देर में कई अंतरिक्ष यान उस जगह पर उतर गए जहां से वे अभी अभी निकले थे। मार्शल योद्धा उतर गए और आसपास के माहौल की जांच करने के लिए फैल गए। मुझे लगता है कि ये स्विफ्ट विंग टीम के सदस्य हैं। यह उन्हीं का काम होना चाहिए। वे बहुत निर्दयी हैं। उन्होंने किसी को घसीटकर नीचे गिराया, अन्यथा वे मर चुके होते। हाँ, लेकिन वे भी मुश्किल स्थिति में हैं।
ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी को खो दिया है और लगभग सभी घायल हैं। टीम की समग्र ताकत में काफी गिरावट आई है। हाँ, इस तरह से हमारा एक प्रतियोगी कम हो जाएगा। यदि आप विरोध नहीं कर सकते तो लेट जाइए और इसे स्वीकार कर लीजिए। वांग टेन की वर्तमान स्थिति भी यही लग रही थी। उसने खुद को हवा के भंवर में पाया और उसने प्रतिरोध न करने का फैसला किया। उसने भंवर को उसे जाने कहां ले जाने दिया। हालांकि वांग टेंग ने देखा कि यह वायु प्रवाह भंवर उसके लिए पूरी तरह से हानिकारक नहीं था। शांत होने के बाद उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस वायु प्रवाह से शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने के बाद उसके दानव कमल विष शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे। वह विशेषता बोर्ड को देखे बिना न रह सका। दानव कमल विष शरीर 680/10,000। ये बेहतर हो गया। वांग टेंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ शक्तिशाली जहरों को अवशोषित करके उसके दानव कमल जहर शरीर में वास्तव में थोड़ा सुधार होगा। यद्यपि ये केवल 40 अंकों की वृद्धि थी, फिर भी यह वास्तविक सुधार था। वांग टेंग हैरान था। किसी की काया को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल था। सामान्य तरीकों से इसे ऊपर नहीं उठाया जा सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस हवा के भंवर में किस तरह का जहर है जो असंभव लगने वाली चीज को पूरा कर सकता है। विष की शक्ति के अविश्वसनीय प्रभावों को जानते हुए वांग टेंग ने स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध करना बंद कर दिया और सक्रिय रूप से उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। विश्व भक्षक वांग टेंग ने इस दिव्य क्षमता को सक्रिय किया। उसका शरीर एक भंवर में तब्दील हो गया जो लालच से हवा के भंवर के भीतर से जहर को अवशोषित कर रहा था। वह गुण बोर्ड पर गौर से देखने लगा। ये प्रभावी है। वांग टेंग बहुत खुश हुआ। जैसी कि उम्मीद थी, दानव कमल विष शरीर विशेषता धीरे धीरे बढ़ी। तांग चेंग और बाकी लोगों को यह नहीं पता था कि वांग टेंग की मौत नहीं हुई थी। वह हवा के भंवर में पल रहा था। वह न केवल बच गया, बल्कि उसे कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, वांग टेंग को पता ही नहीं चला कि वह भंवर में कितनी दूर तक बह गया था। आखिरकार ऐसा लगा कि हवा का भंवर रुक गया था और धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना सिर हिलाया। अपनी आंखें बंद करके घूमने वाली शक्ति का विरोध करने के अपने प्रयासों के बावजूद उसे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। बहुत जल्द ही उसका चक्कर कम हो गया और उसे होश आ गया। उसने अपने चारों ओर देखा। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जब उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी खाई है जो उसकी नजरों से परे फैली हुई है। नीचे धुंध ने सब कुछ ढक लिया था, जिससे नीचे देखना असंभव हो गया था। वांग टेंग ने जल्दी से अपनी असली आंख को चालू किया और देखने लगा। वह सिर्फ 1 दर्जन मीटर आगे ही देख पाया। उसके बाद उसकी दृष्टि पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई और वह नीचे कुछ भी नहीं देख पाया। भंवर से बहता प्रवाह पूरी तरह से रुका नहीं था तथा वह विशाल खाई की ओर बढ़ रहा था। वांग टेंग डर गया और उसे बहुत पसीना आने लगा। सौभाग्य से इस समय धारा का घुमाव धीरे धीरे धीमा हो गया था। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, खुद को तोप के गोले की तरह आगे बढ़ाया, भंवर की बाधाओं से मुक्त हो गया। नल वह कुछ हजार मीटर तक उड़ा और फिर खाई के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। उसकी नजर अजीब काली चट्टानों पर पड़ी, जो दांतेदार और उबड़-खाबड़ थी। उनमें से कुछ पर अजीबोगरीब पौधे जैसे कांटे और लताएं थीं, जो चट्टानों को ढके हुए थीं, जिससे एक भयानक दृश्य पैदा हो रहा था। कुछ चट्टानों की दरारों में उसने कई तरह के कनखजूरे, बिच्छू और दूसरे जहरीले कीड़े रेंगते हुए देखे। सरसराहट की आवाजें लगातार आ रही थीं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो रही थी। ये जगह बहुत डरावनी है। वांग टेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके दिल में एक बेहद असहज सनसनी महसूस हो रही थी। खाई के किनारे पर खड़े होकर उसने नीचे देखा, जहां एक घूमती हुई धुंध ने नीचे सब कुछ घेर रखा था। यह विभिन्न रंगों में थी, हरा, भूरा, काला, लाल और भी बहुत कुछ। कोहरा रंग बिरंगा था, जो दर्शाता था कि यह सामान्य धुंध से बहुत अलग था। वांग टेंग, ये स्कॉर्पियन किंग स्टार का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र लगता है, एक बेहद खतरनाक निषिद्ध क्षेत्र जिसे घोस्ट वेनम एबिस के नाम से जाना जाता है। राउंड बॉल की आवाज वांग टेंग के दिमाग में गूंज उठी। जब वांग टेंग भंवर में फंसा हुआ था, तब वह निष्क्रिय नहीं था। इसके बजाय वह भंवर की गति का अनुमान लगा रहा था। अब जब भंवर विलीन हो गया था और इस खाई पर रुक गया था, तो राउंड बॉल ने स्वाभाविक रूप से उनके वर्तमान स्थान का अनुमान लगा लिया। घोस्ट वेनम एबिस। वांग टेंग की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। ये काफी डरावना लगता है, राउंड बॉल ने चेतावनी देते हुए कहा। इस जगह को कम मत आंकिए। विभिन्न अभिलेखों के अनुसार ये खाई सभी प्रकार की जहरीली गैसों और धुएं से भरी हुई है, जो सभी एक ही स्थान पर एकत्रित हो रही हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर कई अज्ञात विष छिपे हुए हैं। इसमें प्रवेश करने वाले कई उच्च स्तरीय मार्शल योद्धा मर गए। आप तो एकमात्र ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा हैं। बहुत डरावना। वांग टेंग हैरान रह गया।
वास्तव में आप एक विष तत्व वाले मार्शल योद्धा हो सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आपके पास किसी प्रकार का विषैला शरीर है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सतर्क रहें और अपनी सतर्कता न खोएं, राउंड बॉल ने कहा। यह हमेशा वांग टेंग के करीब रहता था और कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें यह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसके अलावा वांग टेंग ने जानबूझकर इन पहलुओं को नहीं छिपाया था, इसलिए राउंड बॉल उस बल से बहुत परिचित था जिसे वह नियंत्रित करता था, और यहां तक कि उसे उसकी विशेष काया की भी कुछ समझ थी। वांग टेंग ने सिर हिलाया। जब वह यहाँ आया था तो उसे लगा कि यह जगह आम नहीं है और यहाँ का माहौल बहुत खतरनाक है। स्वाभाविक रूप से वह इसे हल्के में नहीं लेगा। वैसे क्या कोई कारण हो सकता है कि भंवर यही समाप्त हो गया? वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी रगड़ी और सोचा, शायद उस भंवर का समापन बिंदु मूल रूप से यही था। राउंड बॉल ने एक पल के लिए सोचा और कहा, बिच्छू राजा तारा अद्वितीय है। ये कई आश्चर्यजनक खगोलीय घटनाओं का अनुभव करता है। हमने अभी जो अनुभव किया है वह उनमें से एक हो सकता है। क्या बदकिस्मती है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और उसका चेहरा ठंडा हो गया। लेकिन मूल रूप से हम बच सकते थे। यह उन मार्शल योद्धाओं का ही कमाल था जिन्होंने मुझे जबरदस्ती इस झंझट में घसीटा। राउंड बॉल ने स्थिति से स्पष्ट रूप से परेशान होकर कहा, वे लोग वास्तव में बहुत आगे चले गए और हम इसे जाने नहीं दे सकते। हम्फ। वांग टेंग ने नाक भान सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं वांग इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूं। लेकिन वे सभी स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा हैं, उनमें से 6, और उनमें एक स्वर्ग क्षेत्र का दिव्य आत्मा गुरु भी है। उनकी ताकत आपकी ताकत से कहीं ज्यादा बेहतर है। राउंड बॉल ने सावधान होकर चेतावनी दी। भले ही आप अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लें, लेकिन एक साथ 6 स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं से निपटना बेहद मुश्किल होगा। तुम सही कह रहे हो। अगर मैं अपनी सारी ताकत लगा भी दूं, तो भी मैं एक साथ 6 स्वर्ग स्तरीय योद्धाओं को नहीं संभाल सकता। वांग टेंग की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह गंभीरता से बोल रहा था। ऐसा लगता है कि मेरी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस समय उसे निराशा का एहसास होने लगा था। हालांकि वह स्वर्ग स्तर के मार्शल सैनिकों का सामना करने से नहीं डरता था और एक ही स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा को संभाल सकता था, लेकिन ताकत में महत्वपूर्ण अंतर के कारण उनमें से 6 से निपटना एक अलग कहानी थी। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं का तो जिक्र ही न करें, विशेष रूप से स्टेलर अकादमियों के योद्धाओं का। उनमें से प्रत्येक अपने आप में प्रतिभाशाली थे और चरणों को पार करके उन्हें हराना अत्यंत कठिन होगा। 29वें रक्षा ग्रह पर शैतान सम्राट बेयर ब्रेन को हराने में उसके सफल होने का मुख्य कारण ये था कि जनरल कैमरून ने पहले ही प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और प्रतिद्वंद्वी ने उसे कम आंका था, जिससे उसे फायदा उठाने का मौका मिल गया। उसके पास एक शक्तिशाली अंतिम चाल थी, लेकिन उसे लक्ष्य पर निशाना भी लगाना था। यदि ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा चकमा देना चाहता, तो वांग टेंग अपनी अंतिम चाल से उसे मारने में सक्षम नहीं होता। वांग टेंग के पास केवल एक ही चाल चलने की शक्ति है, और अधिक कुछ नहीं। संक्षेप में कहें तो उस समय उनकी जीत कई कारकों के संयोजन का परिणाम थी। अगर कोई एक भी तत्व कमजोर पड़ जाता तो जीत असंभव हो जाती। वांग टेंग इस तथ्य से बहुत परिचित थे, इसीलिए उसने जल्दबाजी में 6 स्वर्ग चरण के मार्शल सैनिकों का सामना नहीं किया। भले ही उसने समय की शक्ति का इस्तेमाल किया हो, लेकिन वह एक बार में 6 स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धाओं को तुरंत स्थिर नहीं कर सकता था। ऐसी उपलब्धि के लिए ऊर्जा का व्यय बहुत अधिक होगा, तथा इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि यह सफल होगी। इसके अलावा एक बार जब वह स्वयं को प्रकट कर देता तो वह उनका मुख्य लक्ष्य बन जाता, और इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि उसे पुनः भंवर में खींच लिया जाता या यहां तक कि उसे गंभीर चोटें भी लग जाती। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? राउंड बॉल ने पूछा। उसे पता था कि वांग टेंग इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा। वह हिसाब बराबर करना चाहेगा। हालांकि आगे कैसे बढ़ा जाए, यही असली सवाल था। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो मुझे लगता है कि मैं नीचे जाकर पहले देखूंगा। अगर मैं अपनी जहर शक्ति को बढ़ा सकता हूं तो यह एक अच्छा विकल्प है। बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ मैं उन 6 स्वर्ग चरण मार्शल योद्धाओं के खिलाफ बेहतर मौका पाऊंगा, वांग टेंग ने कहा। सावधान रहो। राउंड बॉल ने संक्षिप्त रूप से चेतावनी दी और उसके बाद चुप हो गया। वांग टेंग की आंखें हल्की सी चमक उठी और वह सावधानी से नीचे कूद पड़ा। पफ। जैसे ही वांग टेंग नीचे उतरे, तेज हवाओं ने उन्हें झकझोर दिया, लेकिन आसपास की धुंध जिद्दी रूप से चिपकी रही, छटने का नाम नहीं ले रही थी। ये धुंध वास्तव में बहुत जहरीली है, वांग टेंग ने धीरे से कहा। जब उसने धुंध के भीतर जहरीली ऊर्जा को महसूस किया, उसका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। स्वूश। अचानक धुंध के बीच से एक टूटने की आवाज आई। वांग टेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने बाईं ओर इशारा किया, जिससे प्रकाश की एक किरण धुंध को चीरती हुई बाहर आई। बल के प्रभाव से अंततः धुंध छंट गई, जिससे आगे की स्थिति का पता चल गया। इंद्रधनुषी शल्कों से ढका एक विशालकाय सांप तेजी से वांग टेंग की ओर बढ़ रहा था। उसने अपना विशाल मुंह खोला और एक बदबूदार पदार्थ उगल दिया।
उनके बीच कई मीटर की दूरी होने के बावजूद बदबू अभी भी स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। हिस, विशालकाय सर्प ने फुफकार मारी और पहले वाली प्रकाश रेखा की ओर गहरे हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ उगल दिया। एक तीखी आवाज सुनाई दी। वांग टेंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड स्तर के उड़ते खंजर को नियंत्रित किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सांप के जहर से जंग खा जाएगा। सौभाग्य से वह इसके लिए तैयार था। एक अलग दिशा से प्रकाश की एक और किरण निकली और घूमकर सीधे सांप के खुले मुंह में जा गिरी। हिस, उस विशालकाय सांप की बड़ी बड़ी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसने दर्दनाक फुफकार मारी और जल्द ही चुप हो गया। छींटे, उड़ता हुआ खंजर सर्प के शरीर में घुस गया और उसका विशाल शरीर असहाय होकर नीचे गिरने लगा। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और विशाल सर्प के शरीर को पीछे खींच लिया। वह इस चीज का अध्ययन करना चाहता था। इसका जहर ब्रह्मांड स्तर के हथियार को भी नष्ट कर सकता था, जो काफी उल्लेखनीय था। उसने अपने चारों ओर देखा। कुछ विशेषता बुलबुले धुंध में तैर रहे थे। उन्हें विशाल सांप ने गिराया था। विष नक्षत्र बल 2300, इंद्रधनुषी सर्प विष 500, रिक्त विशेषता तारांकन 3000। अल्पविराम, इंद्रधनुषी सर्प विष। वांग टेंग दंग रह गया। उसे एक अजीब सा जहर मिला था। इसे इंद्रधनुषी सर्प से उत्पन्न एक अद्वितीय कौशल माना जा सकता है। जिस सर्प से उसने पहले सामना किया था उसका नाम रेनबो सर्प था, जो घोस्ट वेनम एबिस में पाया जाने वाला विषैला सर्प था। वांग टेंग के दिमाग में प्रासंगिक विवरण और स्पष्टीकरण उभरे। बहुत जल्द उसने इंद्रधनुषी सर्प विष को छोड़ने की विधि समझ ली। मूलतः इसमें विष की संरचना की नकल करने के लिए अपनी विष शक्ति का प्रयोग करना और फिर उसे छोड़ देना शामिल था। यह उस डार्क वेनम डस्ट के समान था जो उसे पहले मिला था। हालांकि उसने उनकी संरचना और विषाक्त पदार्थों में अंतर देखा। यह जहर बनाने जैसा था। एक ही सामग्री से भी आप कई तरह के जहर बना सकते थे। विष बनाने के लिए आवश्यक पदार्थों की विलक्षणता की तुलना में, जिसके लिए विष बनाने हेतु विभिन्न पदार्थों के सम्मिलन की आवश्यकता होती है, विष बल नक्षत्र की जटिलता कहीं अधिक रहस्यमय थी। इसके लिए किसी अन्य पदार्थ के सम्मिलन की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय इसके लिए केवल एक प्रकार के बल की आवश्यकता थी, लेकिन यह अनगिनत रूपों में प्रकट हो सकता था। हालांकि ये प्रक्रिया अत्यंत गूढ़ और जटिल थी, जिसके लिए विशिष्ट विषयों को मुक्त करने के लिए संबंधित विविधताओं की गहन समझ की आवश्यकता थी। यह सचमुच अद्भुत था। वांग टेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी और उसे लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गई है। ऐसा लग रहा था कि उसने जहर की शक्ति का इस्तेमाल करने का एक तरीका खोज लिया है। लेकिन विभिन्न प्रकार के विष को छोड़ने के लिए उन्हें विभिन्न परिवर्तन विधियों में निपुणता हासिल करने की आवश्यकता होगी, जिनकी तुलना उन्होंने सूत्रों से की। केवल इन सूत्रों में निपुणता प्राप्त करके ही वह उत्तर पा सके। हा, ये जगह कितनी खजाने वाली है, वांग टेंग ने उत्साह से हंसते हुए खुद से कहा। धुंध में देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसे पता था कि अंदर और भी जहरीले तत्व वाले तारा जानवर हैं। उनमें से प्रत्येक में अलग अलग तरह के विष हो सकते हैं। अगर यह खजाना नहीं था तो क्या था? वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब वह धुंध में घुसा, विश्व भक्षक को सक्रिय किया और आसपास की धुंध से विषाक्त पदार्थों को अवशोषित किया। वह देखना चाहता था कि क्या इस स्थान का प्रबल विष उसके दानव कमल विष शरीर को और अधिक बेहतर बना सकता है। कुछ ही समय में उसके दानव कमल विष शरीर ने धुंध की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया, जिससे 10 मीटर के दायरे में धुंध से रहित एक निर्वात जैसा क्षेत्र बन गया। जैसी कि उम्मीद थी, उसका दानव कमल विष शरीर गुण फिर से उभर आया। गर्जन। लेकिन इस समय धुंध के भीतर से अचानक गर्जना हुई। अंदर के तारा जानवरों को जैसे सचेत कर दिया गया हो। क्या हो रहा है? वांग टेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, कोहरा उबलते पानी की तरह तेजी से उबलने लगा। कई विचित्र तारा जानवर उसकी ओर दौड़े। उनकी आंखें अब लाल हो गई थीं, और वे इच्छा से भरी हुई थीं, मानो उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे रोका नहीं जा सकता। फक, वांग टेंग ने तुरंत शाप दिया। इतने सारे तारा जानवर कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किसी तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया हो? उसने कुछ नहीं किया। उसने बस कुछ धुंध को सोख लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने उनके घरों में तोड़फोड़ की हो। गर्जन। तारा जानवर तेजी से उसके करीब आ रहे थे, एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए। उनकी आवाजें पागलपन से भरी हुई थीं। उन्हें करीब आते देख वांग टेंग तुरंत मुड़ा और भाग गया। वह एक बार फिर से स्टार जानवरों द्वारा पीछा किए जाने की खुशी का अनुभव कर रहा था। उस समय की याद दिलाता है जब उसे अराजक अज्ञात में अराजक जानवरों द्वारा पीछा किया गया था। सचमुच जीवन व्यायाम के बारे में है। वहां बहुत सारे स्टार जानवर थे, और उनमें से कई मध्यम स्तर के शाही स्तर और उससे ऊपर के थे। यहां तक कि कुछ उच्च स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवर भी थे। एक साथ इतने सारे लोगों से निपटना उसकी क्षमता से बाहर था। वो तो बस भाग ही सकता था। भागते समय उसने हमले भी किए।
उड़ते खंजरों की चमक प्रकाश की लकीरों में बदल गई, जिससे मध्यम स्तर के शाही स्तर के तारा जानवर मारे गए। ब्रह्मांड क्षेत्र के मार्शल योद्धा की आध्यात्मिक शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। मध्यम स्तरीय शाही स्तरीय सितारा जानवर इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, विशेष रूप से ब्रह्मांडीय स्तर पर पहुंचने के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति का लाभ धीरे धीरे कम होता गया। अतीत में जब वो शाही क्षेत्र में था, तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं या आकाशीय स्तर के मार्शल योद्धाओं को मारने के लिए कर सकता था। हालांकि ब्रह्मांड स्तर पर स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा को मारना बेहद कठिन था। जैसे जैसे साधना में प्रगति होती गई, चरणों के बीच का अंतर तेजी से बढ़ता गया। आध्यात्मिक शक्ति का लाभ इस घातीय वृद्धि के साथ नहीं बढ़ सका, जिसके कारण यह उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कमजोर हो गया। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उसी स्तर पर विरोधियों के विरुद्ध उनकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी प्रबल है। इसलिए वांग टेंग ने अन्य किसी से बचते हुए मध्यम स्तरीय शाही स्तर के तारा जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने पर ध्यान केंद्रित किया। खास तौर पर उच्च स्तरीय शाही स्तर के सितारा जानवर, वो उनसे जितना संभव हो सके उतना दूर भाग जाएगा। मारे गए तारा जंतुओं की लाशों से गुनों के बुलबुले निकलकर हवा में तैरने लगे। वांग टेंग ने तुरंत उनमें से हर एक को इकट्ठा कर लिया, एक भी नहीं छोड़ा। विष नक्षत्र बल 2000 ग्रीन मिस्ट डॉट जहर 600 रिक्त विशेषता 2600। विष नक्षत्र बल 2500 रिक्त विशेषता तारांकन 3200। अल्पविराम। वांग टेंग के पास अपने लाभों का जायजा लेने का समय नहीं था। उसने जो विशेषताएं एकत्र की, उनमें से अधिकांश जहर बल और रिक्त विशेषताएं थी। कभी कभी वह एक या दो जहर तत्व विशेष कौशल खोज लेता था, लेकिन वे काफी दुर्लभ थे। हालांकि वो अधिक समय तक खुश नहीं रह सका, क्योंकि उसने देखा कि अधिकाधिक तारा जानवर उसे घेर रहे थे। वहां दो उच्च स्तरीय शाही स्तर के सितारा जानवर भी थे। वे बाईं और दाईं ओर से हमला कर रहे थे। छोटा सफेद। वांग टेंग ने तुरंत लिटिल व्हाइट को अपने स्पेस फ्रैगमेंट से बुलाया और उसकी पीठ पर उतर गया। वह चिल्लाया, भागो ओ। लिटिल व्हाइट को आश्चर्य हुआ। बाहर आते ही उसे ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया तुरंत हुई। उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और आगे की ओर उड़ गया। मास्टर, ऐसा क्यों है कि हर बार जब मैं बाहर आता हूं तो ऐसा ही होता है? लिटिल व्हाइट ने कुछ झल्लाहट महसूस करते हुए पूछा। हा, बुरा मत मानो। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि लिटिल व्हाइट, जिसने पहले कभी शिकायत नहीं की थी, अब उसकी हरकतों से अवाक रह गया था। उसने सांत्वना देते हुए कहा, आखिरकार अपनी अहमियत दिखाने का यही एकमात्र तरीका है ना? सच तो यह है कि वांग टेंग भूल गया था कि लिटिल व्हाइट ने कभी शिकायत नहीं की थी, क्योंकि वह पहले बोल नहीं सकता था। लेकिन अब जब वह बोल सकता है, तो वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। छोटे सफेद को लगा कि उसके मालिक की बातें सही थी। उसे अच्छा लगा। उसने अपना मुंह खोला और ऊंची आवाज में कांव कांव करके अपनी गति बढ़ा दी। इसकी गति मध्यम स्तर के शाही स्तर के स्टार जानवरों में सबसे ऊपर थी। इसकी तुलना उच्च स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवरों से भी की जा सकती है।